ओके डियर फ्रेंड्स, आज सैटरडे है। प्रत्येक सैटरडे हम लोग की मुलाकात होती है, लेकिन टॉपिक मैंने थोड़ा सा अलग रखा है क्योंकि यह टॉपिक अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेरा टॉपिक देखें, कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। संस्कृति, कला एवं विरासत, क्या पढ़े तथा कैसे पढ़ें। अब घबराएं नहीं, मैं यहां आपको इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन बताने नहीं आया हूं। मैं वह चीज बताने आया हूं जो हर प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज के लेक्चर में आपको अप्रत्यक्ष रूप से हिंट करता हूं। आज मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से आपको संकेत करने आया हूं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ओरिजेंटल स्टडीज, क्षैतिज अध्ययन। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इस टॉपिक को चुनने की वजह क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने उसे पहला टॉपिक अभी पैलेस्टाइन और इजराइल पर लिया था, फिर मैंने अफगानिस्तान साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में लिया था, वो भी आप लोगों को जरूर थोड़ा यूनिक लगा होगा। और मेरे कायदे के हिसाब से मुझे पाकिस्तान के 7 डेकेड्स के हिस्ट्री पर या भारत से पृथक होकर उसने अपनी यात्रा कैसे शुरू की, उस पर मुझे लेक्चर लेना था। उस लेक्चर को मैंने थोड़ा सा बीच में स्थगित कर मैंने इस लेक्चर को लेना मुनासिब समझा। आप पूछिए क्यों? तो इसकी मैं 3 वजह बताऊंगा। एक तो स्टूडेंट्स का डिमांड विशेषकर इसलिए आ रहा था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का भी डेट बढ़ चुका है। जो स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उनके लिए उन्हें कन्फ्यूजन विशेषकर हिस्ट्री एंड कल्चर के संदर्भ में होता है। और जैसा कि मैंने भी बताया है कि आप अगर पुस्तकों के विषय में पूछते तो मैंने एक लेक्चर में क्लियर किया है, जिसको हालांकि मैंने जोकिंगली कहा है और बच्चों ने उसे काफ़ी इंजॉय किया है, लेकिन मैंने उसी जोकिंगली ये बात कही कि अगर कोई स्टूडेंट हमसे आता है और पूछता है कि सर मैं कल्चर पर कौन सी पुस्तक पर हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एकांत में आना, मैं बताऊँगा। और जब वह एकांत में आता है, सर मैं कौन सी पुस्तक पर हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कुछ भी मत पढ़ो, जाओ। अब ये बोलने की वजह यह थी कि मुझे कोई एग्जिस्टिंग बुक से ऐसा एसिमुलेशन कर बच्चे कल्चर के क्वेश्चंस को हल कर देंगे, वो मुश्किल लग रही थी। लेकिन थोड़ा सा मैं आज बुक्स की भी चर्चा करूंगा कि कौन सी बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो उपयोगी रहेगी उस संदर्भ में। तो दूसरी एक तो ये वजह है। दूसरी वजह, जैसा कि मैंने बताया कि नहीं, पहली वजह मैंने जो बताई आपको कि अभी चूंकि प्रीलिम्स का अब फिर एक बार डेट बढ़ गए, तो जो बच्चे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी थोड़ा अच्छे से कर लें। जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी बेहतर समझ हो जाए, और जो बच्चे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको शुरू से ही रास्ता मिल जाए। दूसरी वजह कि कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। और इसका आप अगर एग्जाम्पल्स पूछेंगे, भाई उदाहरण बताएं, तो मैं आपको पहला उदाहरण बताऊंगा कि इस बार अगर आप जनरल स्टडीज के पेपर में देखें तो आप जानते हो कि हिस्ट्री एंड कल्चर आपका 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट में होता है। तो नॉर्मली उसमें देखा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का डोमिनेंस होता है, फिर कल्चर होता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा उन्होंने कम किया है, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की बात हमेशा करते हैं आपके सामने। इस बार क्या देखा गया कि 7 क्वेश्चंस, जो 100 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस उन्होंने जो पूछे, उनमें यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 हैव डायरेक्टली बीन टेकन फ्रॉम कल्चर साइड। अब ये 5 क्वेश्चंस, 7 में 5 क्वेश्चंस कल्चर साइड से पूछ रहे हैं, तो कुछ तो कल्चर की विशिष्ट महत्व की बात है, द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर। दूसरा कि आप मैप पर नजर डालिए। आप मुख्य परीक्षा के यानी मेंस एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर के मैप के क्वेश्चन पर डालें, तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और एक खास मॉस्क की भी चर्चा की है। तो जो चिरामन पेरुमल के द्वारा केरला में बनवाया गया था, तो इससे भी जाहिर होता है कि वो कल्चर पर विशेष बल दे रहे हैं। आप ईश्वर करें आप सिलेक्ट होकर जाएं, आपकी मेहनत और उम्मीद करते हैं हो,
तो आप कल को अगर मसूरी ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां पर भी देखोगे कि वहां के जो आपके वहां के सिलेबस के जो स्टडीज या आपका जो ट्रेनिंग के मध्य जो सिलेबस कवर करना पड़ेगा, उसमें भी एक बढ़िया पार्ट कल्चर का कवर करना पड़ेगा, जो कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे इन्फॉर्म करते हैं और मैं जानता हूं इस बात को। फिर इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप कल्चर के क्वेश्चंस को ठीक से करें तो फर्स्ट पेपर में जो इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन है उसमें कम से कम आधे क्वेश्चन आपके कल्चर की तैयारी से हल हो जाएंगे। इतने सारे फायदे कल्चर के हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ही बताएं कि कल्चर पर विशेष डिस्कशन होना चाहिए। अब तीसरी बात कहेंगे, अभी तक तो मैंने आपको दो ही बातें बताई है। तो मेरे एक फेवरेट ऑथर हैं देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक को मैं एज एन ऑथर बहुत बेहतर मानता हूं। कम से कम दो इस तरह के स्कॉलर हैं, उनको स्कॉलर में का दर्जा मैं देता हूं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है, जिसमें देवदत्त पटनायक हैं। बताइए 15 ईयर्स तक हेल्थ सेक्टर में काम करने के बाद और फिर वो इंडियन माइथोलॉजी का जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन दिया है, अपने शौक से, अपने पैशन को उन्होंने एक तरह से नर्स किया है, एक तरह से उसको नरिश किया है, और अपने पैशन को उन्होंने माइथोलॉजी के अध्ययन में एक तरह से एग्जॉस्ट किया है और बड़े शौक से उन्होंने अध्ययन किया है। अब बहुत बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन वो प्रायः देते रहे हैं। मैंने उनकी एक ही बुक पढ़ी, वो बुक है, जैसे मैं आपको पुस्तक दिखाऊं कि मैंने एक बुक पढ़ी थी उनकी बुक पहले, रामायण वर्सेस महाभारत। ये बुक पढ़कर मैं काफी इंप्रेस्ड हुआ था। इसलिए अब मैं इस पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं तो आप लोग इसे घबराएंगे नहीं। जैसे आप देखते हो ना, खाना भोजन में एक स्टफ होता है, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है वो स्टफ है जो आपके लिए है। लेकिन हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, हमें हमेशा आपसे हर स्टेप आगे रहना है ताकि आपको हम रास्ता दिखा सकें। तो हमारी कोशिश यह होती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि यूपीएससी के फील्ड में लोग मानकर चलते हैं एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया तो हो गया, अब पुराने नोट से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नो, प्रत्येक दिन इंटरप्रिटेशन में नए इंटरप्रिटेशन जोड़ते हैं, और जब हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों की तरक्की कैसे होगी, वे क्वेश्चंस के नए चैलेंज को कैसे डील कर पाएंगे। यूपीएससी एक बहुत ही स्मार्ट इंस्टीट्यूशन है, वो नए नए आइडियाज को एसिमुलेट करता है। जो रिसेंट में बुक आई होती है, जो रिसेंट में जो चर्चा में होती है, यूपीएससी के क्वेश्चन का वो पार्ट बनता है। दैट इज द, यू कैन से फॉर्म ऑफ, और यू कैन से द बेसिक फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन is being decided by the recent ideas that is being floated in market, intellectual market you can say। तो जहां यूपीएससी इतना कॉन्शियस है तो हमें भी तो कॉन्शियस रहना पड़ता है। अब ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि माइथोलॉजी को, हिस्ट्री को बड़ा साइंटिफिकली उन्होंने जोड़ा। अब एक साधारण सी बात मैं एक मिनट में बताता हूं कि आप लोगों में से जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के होंगे और जो नहीं भी होंगे, क्योंकि ये जो आपका एरिया है ये मैं मानकर चलता हूं हिस्ट्री और जनरल स्टडीज के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता कि इनफैक्ट आपके सिलेबस में जो आपका हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट है उसमें एक माइथोलॉजी का पार्ट भी नेचुरली उसका अपना इंपॉर्टेंस है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हिस्ट्री और माइथोलॉजी एक ही है या अलग है, तो खैर वो अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं कुछ दूसरे मकसद से आया हूं। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे भारतीय परंपरा में एक शब्द आता है इतिहास पुराण, और यह शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इस पर रोमिला थापर का स्पेसिफिक शोध है। वो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन है और उन्होंने इस पर स्पेसिफिक शोध किया, स्पेसिफिक रिसर्च किया है। लेकिन जो रोमिला थापर ने इतिहास पुराण पर काम किया है उसी को बेसिस बनाकर जब देवदत्त पटनायक उसको इंटरप्रेट करते हैं तो आई एम सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके और बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि पुराण का क्या मीनिंग है, इतिहास का क्या मीनिंग है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और पुराण में तो आप पुराण देखते हो, उसमें कहते हैं कि भाई सेंट्स का, सेजेज का, जो संत है, ऋषि हैं, देवता है, उनका अध्ययन है। और जो ऋषि अध्ययन करते हैं वो ऐसा दावा नहीं करते हैं कि वो करंट में हम अध्ययन करें, वो कहते हैं पुराण मैंने हमने सुना था,
पीछे हमने सुना था और हम आपको बता रहे हैं। इतिहास कहता है इति, ITI, इति, इंडीड, और हास, इट हैपेंड, मतलब जो घटना घटित हुई उसके हम साक्षी रहे। तो रामायण और महाभारत आ गया इतिहास की श्रेणी में और बाकी आ गए पुराण की श्रेणी। अब वो बहुत अच्छे से इस बात को इंटरप्रेट करते हैं कि हुआ ऐसा कि ब्राह्मण पंथ, आप जानते हो, ब्राह्मण पंथ के समानांतर, अब आप अभी मैं समझ रहा हूं कि बच्चे लोगों को वैदिज्म यानी वैदिक धर्म, ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म, इसमें ढेर सारे कंफ्यूजन है। एक लेक्चर में इस पर भी आपको दूंगा, आज थोड़ी सी झलक उसकी दे रहा। तो जो ब्राह्मण लोग थे उनको कंपटीशन बुद्धिस्ट मॉन्क्स से मिला। दे हैड टू कॉम्पीट विद बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिसको आप बौद्ध भिक्षु कहते हो। तो बौद्ध भिक्षु ने अपने क्लाइंट बनाने के लिए जातक कथाओं पर बल दिया। जातक के स्टोरी का मतलब है कि बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में बताने लगे। कैसे होता है जब आप लोगों को बहुत गहन दार्शनिक बातें कही जाए तो आप लोग लेक्चर से विमुख हो जाओगे, और उसमें अगर थोड़ा कहानियों की फूट मिला दी जाती है तो आप लोग गदगद हो जाते हो कि गुरुजी आप महान हैं। तो क्या हुआ कि बुद्धिज्म ने वही टेक्निक अपनाया। उन्होंने देखा कि भाई हमको क्लाइंट बनाना है, तो उसने जातक कथाएं चला दी बुद्धा के 550 जन्मों की, और प्रीवियस जन्म में कैसे पहले जन्म में बुद्धा आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे वो, उनके लिए तो धर्म का दूसरा मतलब है, कैसे इस संसार से मोक्ष पाने के लिए जो पीछे प्रयास कर रहे हैं, तो इस जन्म में जाकर वो तब तथागत के रूप में विकसित हुए। तो ये धारणा उन्होंने दी, तो ब्राह्मण तो पीछे पड़ गया। अब ब्राह्मणिज्म पीछे पड़ गया तो ये भी तो काफी स्मार्ट थे। इन्होंने अपना दूसरा तरीका निकला, इन्होंने अपने महाकाव्य डेवलप कर दिया, रामायण महाभारत। और जब रामायण और महाभारत की कथाएं चलने लगी तो जो वैदिक धर्म है और ब्राह्मणिज्म है धीरे धीरे फुल हिंदुइज्म का फॉर्म लेता गया, और आगे चलकर इसकी और भी व्याख्याएं आने लगी। विष्णु पुराण के पार्ट बन गए, विष्णु के अवतारवाद की परिकल्पना से जुड़ गई। तो दैट इज द जेम। ये मैंने कहा कि भाई जो भी हो, ये स्कॉलर ने अच्छा खासा मेहनत की है, काम किया है। तो जब मुझे सूचना मिली कि ये एक खास बुक लिखने वाले हैं, वो भी यूपीएससी का, यूपीएससी के पैटर्न पर, फिर यह भी सूचना मिली स्वयं भी यूपीएससी से जुड़े रहे हैं उसके प्रिपरेशन से, तो मुझे बड़ी उम्मीद जगी और मैं इनकी पुस्तक का इंतजार कर रहा था। जो पुस्तक इनकी आई, क्योंकि देखो मॉडर्न, मैंने एक तो मैंने इनको देखा जो हेल्थ बैकग्राउंड से, यानी हेल्थ सेक्टर में काम करने के बाद एक नेचुरल एक इनका इंटरेस्ट रहा इस सब्जेक्ट में। उसी प्रकार से एक मैंने मैनेजमेंट का IIM अहमदाबाद, हाँ संभवतः अहमदाबाद के ही प्रोडक्ट रहे हैं, चिन्मय टुम्बे, उन्होंने माइग्रेशन पर जो काम किया है, पैंडेमिक्स पर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। सो आई एम सो सरप्राइज्ड कि अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस की तुलना में उन्होंने बड़ी अधिक मेहनत की है रिसर्च के ऊपर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मुझे सूचना मिली तो मैं इस पुस्तक का इंतजार कर रहा था, और संयोग से वेस्ट डे को मुझे मेरे हाथ में पुस्तक मिली, इसका इंग्लिश वर्जन और इसका हिंदी वर्जन मेरे पास अभी नहीं आई है, लेकिन दोनों वर्जन इसका अवेलेबल हो गया है। तो इन्होंने इसमें लिखा है इंडियन कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज। तो इस बुक को मैंने एक कर्सरी लुक दिया। कर्सरी लुक का मतलब है सरसरी निगाह, क्योंकि देखो अब हम लोगों को बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, एक सरसरी निगाह से काम चल जाता है, क्योंकि सारे कोने तो झांक चुके होते हैं पहले से ही। तो उसके बाद मुझे लगा कि दिस बुक इज वर्थ प्रिजर्विंग, बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को मैं कुछ सुझाव दूं, क्योंकि ये बुक्स काफ़ी एग्जॉस्टिव इन्होंने कोशिश की है, हालांकि पतली सी है, बहुत मोटी नहीं है। और इसमें टोटल इन्होंने 3 मेजर टॉपिक, उसके 10 सब टॉपिक्स और 63 या 64 चैप्टर्स बनाए। दैट्स गुड। पहला टॉपिक पीपल का रखा है, इवन दैट गुड, लोग। और उसी प्रकार से उसको कई खंडों में बांटते हुए छोटी सी छोटी बातें, जैसे माइग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि मेरा अपना मानना है, और इन्होंने पहले ही अपने प्रीफेस में कहा था कि कल्चर का बहुत बड़ा दायरा है। कल्चर का मतलब गवर्नेंस भी है, कल्चर का मतलब इकोनॉमी है। आपको किसी राष्ट्र का चरित्र समझना हो तो आप कल्चर के माध्यम से समझेंगे। वाकई में कल्चर की बेहतर समझ है। कल्चर को इन्होंने
परिभाषित भी पहले चैप्टर में व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन डील किया, व्हाट इज आर्ट, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति में क्या संबंध है, ये सब सुपरबली इन्होंने किया, उसमें इनका काम होगा। लेकिन बाद में जो ये चैप्टर्स बांटते गए तो मैं उसमें इनको सुझाव यह देना चाहता कि आज की तारीख में ये नॉलेज सोसाइटी है, नॉलेज की विभिन्न सोर्सेस हैं, एक जगह कंपाइल्ड इतने सारे नॉलेज बच्चों को मिल रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन मैं इसमें एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे जब कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म तो समझते हैं आप लोग, कई लेक्चर में आप लोग हमसे कम्युनिकेट कर चुके हैं, पूंजीवाद। तो जब पूंजीवाद अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था तो पूंजीवाद की मौलिक चिंता थी, द बेसिक कंसर्न ऑफ कैपिटलिज्म वाज प्रोडक्शन, कि सो फार एज यू आर गोइंग टू डू द प्रोडक्शन ऑन मैसिव स्केल, यू आर सपोज टू ग्रो मोर एंड मोर। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो आपकी तरक्की होगी और आप रिच से रिचर होते जाएंगे। लेकिन जब 29-30 का जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी आई, तब तो अब पूंजीपतियों के हाथ पांव फूलने लगे, बाजार वस्तुओं से भरे पड़े हैं और खरीदार नहीं है। तो खरीदार नहीं है तो कैसे वस्तुओं को बेचें, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो पहली बार उनका अब दिमाग घूम गया, उनको समझ में आया कि नहीं, हमारी थियरी गलत है। और फिर एक नई प्रकार की थियरी आई जिसमें मैं आपको उलझाना नहीं चाहूंगा, वैसे अपने कई लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं, जिसमें कहा गया कि देखिए हमारी चिंता केवल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन तो जरूरी है, लेकिन हमारी उससे पहली चिंता होनी चाहिए उसका कंजम्पशन। क्योंकि तो क्या हुआ, पहले सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी थी, फिर बन गई डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। वही 2013 के बाद विशेषकर, वैसे इसकी आहट तो हमको 2009 से सुनाई देने लगी थी क्योंकि मैं पिछले 27 ईयर से इस फील्ड में हूं। लेकिन 93 के ईयर में जब 2009 के बाद मुझे आहट सुनाई दी जब क्वेश्चन के शेप छोटे होने लगे ऑप्शनल पेपर में। और 2000 जीएस में तो पहले से भी उसके शॉर्ट साइज थे, लेकिन जब 2013 में नए सिलेबस आए उसके बाद ऑप्शनल का भी बिल्कुल नेचर चेंज कर गया। 150 वर्ड्स के क्वेश्चन, 200 वर्ड्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर गए। इसका मतलब है गेस वर्क अब नहीं चलेगा। जनरल स्टडीज के पेपर में 4-4 पेपर उन्होंने डाल दिया, ऑप्शनल तो वैसे ही रहा और जनरल स्टडीज इनलार्ज हो गया, केवल फर्क मार्क्स का आ गया। पहले 2 ऑप्शनल पढ़ना था, अब 1 ऑप्शनल पढ़ना है और बदले में जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो गए। और जनरल स्टडीज का एरिया उन्होंने कवर किया है, उसमें टोटल 9, 10 व्हाट एवर मे बी वह सेगमेंट्स, और सारे सेगमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है। दूसरी तरफ है हमारे जो स्टूडेंट्स इस पीढ़ी के आए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपज है, सूचना प्रौद्योगिकी की। तो समस्या उसमें यह आती है कि सूचनाओं का इतना सारे सोर्स है कि उसी को बटोरते रह जाते हैं, उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि अच्छी अच्छी चीजें, पूरी इंफॉर्मेटिव चीजें बाजार में भरी पड़ी हैं। यह बुक मुझे लगता है कल्चर पर एक बेहतर कंपाइल्ड बुक है, लेकिन हमें यह डर है कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स इसका भी इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि इसमें जो मैं पटनायक साहब को सजेस्ट करना चाहता कि जैसे उन्होंने चैप्टर्स को तो पहला जहां शुरू किया है उस चैप्टर्स को थोड़ा सा स्टैंडर्ड ढंग से चलाया है। बच्चे उतने स्टैंडर्ड तरीके से इंटरलाइज नहीं कर पाते, लेकिन बाकी उन्होंने उसको टेबुलर फॉर्म में दिया है, मतलब एक उसका चार्ट बनाकर चार्ट के रूप में उन्होंने वो देते गए। तो परिणाम क्या हुआ है कि बटर बहुत ज्यादा आ गया है। मिल्क, इन्होंने कोशिश की है कि मिल्क से बटर निकाल के सीधे बच्चों को दे दे, बटर की जरूरत होती है। लेकिन जो यूपीएससी के फील्ड में आज की तारीख में काम करने की जरूरत है वह यह है कि अगर बटर हो भी तो उसको मिल्क में मिलाकर पहले डाइल्यूट करो, क्योंकि ये बच्चे उस बटर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको मिल्क में डाइल्यूट करने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन इसमें देना चाहता हूं, ये पुस्तक तो आप जरूर लें, रखें, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि एक जगह आपको कंपाइल्ड सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको माइग्रेशन से लेकर इकोनॉमी का क्या रिलेशनशिप है, ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है, और बहुत अच्छे ढंग से पहले चैप्टर में आपको अलग अलग उनका अर्थ समझाया। व्हाट इज कल्चर, टू मीनिंग इज टू कल्टिवेट, दिस इज द लैटिन वर्ड, इसका मतलब कल्टिवेट करना होता है। ट्रेडिशन क्या है,
तो which we inherit, जो हम अपने पूर्वजों से पाते हैं, ट्रेडिशन है, और विरासत क्या है, which we need to be preserved। तो अब ट्रेडिशन और विरासत में भी अंतर है। ट्रेडिशन अच्छा भी हो सकता है, ट्रेडिशन बुरा भी हो सकता है, लेकिन विरासत अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैंने एक उदाहरण आपको कभी बताया होगा कि मान लीजिए पिताजी की प्रॉपर्टी है और साथ में, बुरा मत मानना अगर किसी के साथ यह संयोग हो तो, मेरे साथ संयोग से यह संयोग नहीं है तो आप इसके लिए आप माइंड मत करना, मैं आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनीबॉडी। तो और लेकिन उनको डायबिटीज की भी बीमारी है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करें, डायबिटीज इनहेरिट ना करें। डायबिटीज कोई और इनहेरिट कर ले तो बेहतर है, या कोई ना इनहेरिट करे। तो वैसे सिचुएशन में हालांकि मैं चाहूंगा कोई इनहेरिट ना करे, बल्कि उन्हीं तक सीमित रह जाए और प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर लो। तो यही चीज होती है इस पीढ़ी की, जो विरासत हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हैं, जिसको आप कहते हो इतिहासकारों की मुख्य धारा, उन्होंने कल्चर पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे बुक। अगर कल्चर पर आप क्लासिकल बुक मानेंगे तो मैं मानता हूं कि कल्चर पर क्लासिकल बुक है ए.एल. बैशम की, द वंडर दैट वाज इंडिया। ओके, तो द वंडर दैट वाज इंडिया जो बुक उन्होंने लिखी है, बहुत पहले लिखी है, ये हमें याद नहीं है। वो तो रोमिला थापर के ही गुरु रहे हैं, उनके अंतर्गत रोमिला थापर ने अपना पीएचडी भी किया है। तो उन्होंने इस पुस्तक को लिया, उसको क्लासिकल बुक हम मानते हैं कल्चर के ऊपर, आज भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। फिर डायना एक का 2013 में बुक आया था, मुझे याद है, डायना एल एक का सेक्रेट ज्योग्राफी। सेक्रेट ज्योग्राफी, सीक्रेट नहीं, सेक्रेट ज्योग्राफी मतलब पवित्र भूगोल। अब पवित्र भूगोल जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद ये इतिहास की बुक है, सॉरी ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल की बुक है, लेकिन सेक्रेट ज्योग्राफी वर्चुअली कल्चर की बुक है। और रोमिला थापर का एक बुक आई, जैसे मैं आपको ए.एल. बैशम का 2 बुक बताता हूं, हालांकि जरूरी नहीं है आपको इसको पढ़ने की। एक बुक तो ये है, और एक बुक द वंडर दैट वाज इंडिया, वो अलग है, मैं अभी उसको लिया नहीं है, मैंने उसका वो मेरे पास अब है, लेकिन मैं अभी लाया नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। और वो तो मैंने ग्रेजुएशन में ही पढ़ा था इस बुक को, और मैं बार बार इस बुक को तो जितनी बार आप पढ़िए उतना आपको फायदा है। फिर इनके द्वारा एडिटेड और भी कई पुस्तकें बाजार में चलती है। और डायना एल एक की बुक है जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन में रखा हुआ है, वो बुक है द सीक्रेट ज्योग्राफी। और रोमिला थापर की हाल में एक बुक, हाल में नहीं 2-3 साल हुए, कि इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर एज हेरिटेज, भारतीय संस्कृति हमारी विरासत की तरह। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए मैं कोई भी पुस्तक रिकमेंड नहीं करता। अगर बच्चे कर सकते हैं तो सिलेक्टिव स्टडी सोसाइटी और कल्चर की अगर चाहें तो ए.एल. बैशम की पुस्तक कर सकते हैं। मैं बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूं एक तरीका। अब हम आते हैं, कुछ मेरे नुस्खे हैं, उस नुस्खे को आजमा कर देखिए, क्योंकि यूपीएससी के इस सूत्र पर आधारित नुस्खा है कि समथिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ समथिंग। मैंने क्या कहा कि मैं आपकी बीमारी को समझ चुका हूं। जिस दिन आप हमारे ट्रीटमेंट को समझ जाएंगे, हम दोनों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि आप अगर प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज को समझ रहे हैं तो मेरे इस नुस्खे को आप जरूर समझेंगे। मुझे लगता है कि कल्चर की तैयारी करने वाले को क्या शुरू करना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं शुरू करना चाहिए। सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, आप इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप देखिए और इंडिया को समझिए। मेरे विचार से जो ज्योग्राफिकल मैप है, यह मतलब ऐसा मैप हो जो आप देख लीजिए, जो आपको सूट करे, जिसमें कुल मिलाकर आपको यह भी पता चल जाए कि मैदानी भाग कौन है, पठारी भाग कौन है, मरुस्थलीय भाग कौन है। क्योंकि जो भाग जैसा होगा, अगर यह भी पता चल जाए, एक मैप से नहीं होगा, उसमें 2-3-4 मैप से देख लीजिए रेनफॉल किधर ज्यादा किधर कम। हालांकि प्राचीन काल में जो रेनफॉल है वो किसी खास क्षेत्र में ज्यादा, किसी खास क्षेत्र में कम होगा। फिर मुझे लगता है, जैसे आपका यहाँ पर ही
देवदत्त पटनायक ने जो लिया है वो पीपल, जो पहला चैप्टर बनाया उसमें पहला उन्होंने माइग्रेशन कहा है। और चूंकि एक बड़े ही सुपर एंड कह सकते हो बड़े स्मार्ट ऑथर हैं, तो लेटेस्ट बुक से ये वाकिफ, आज के जो ऑथर होंगे, स्मार्ट ऑथर होंगे, वो लेटेस्ट बुक से वाकिफ होंगे। अगर कोई बुक उनको छूट जाएगा तो अपने पुस्तक को स्टॉप कर देंगे। कई बार क्या होता है, पुस्तक लिखने के क्रम में कोई बुक आने वाली होती है तो वो इंतजार कर लेते हैं, उस बुक को देखने के बाद फिर अपने बुक को कंप्लीट करते हैं। इनकी कोशिश होती है ऐसी। तो माइग्रेशन वाले में आप देखोगे कि एक तो सेपियंस करके, जिसका नाम आप लोग भी जानते हो, बहुत फेमस बुक रही, और एक दूसरी बुक जो विशेषकर टोनी जोसेफ की भी आई है, माइग्रेशन के ऊपर ही बेसिकली है। तो उसने बहुत बढ़िया से, और इधर खास के डीएनए फुट प्रिंटिंग जब आ गया है तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में 4 स्टेज में सबसे पहले माइग्रेशन हुआ था, जिसको कि इन्होंने बहुत अच्छे से उनका नाम दिया हुआ है कि पहले कौन आए। तो उस क्रम में सबसे पहले आप देखते हो फर्स्ट इंडियंस, जो टोनी जोसेफ ने भी अपने शोध में बताया, लगभग 6500 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व 6500 ईसा पूर्व में अफ्रीका से ही, अब देखो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन उसको नाम दिया जाता है, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ और होमोसेपियंस 65,000 बीसी में आए। वही भारत के फर्स्ट इंडियंस उन्हीं को कहा जाता है। कहोगे इससे पहले जो निएंडरथल थे या इससे पहले जो भी यहाँ पर इंडिया में पहले से थे, जो वो भी कहीं बाहर से ही आए थे, वो ओरिजिनल नहीं थे, तो वो सब समाप्त हो गए। या तो उसको सेपियंस ने समाप्त कर दिया, आज तक गुत्थी बनी हुई है, या फिर सेपियंस उनके ब्रीड दोनों मिल गए, मिक्स हो गए, फिर कोई बड़ी चीज नहीं है उन सब का, मतलब वो सब वैनिश कर गए। तो फर्स्ट इंडियंस के रूप में वो रहे। और उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ जो माइग्रेशन हुआ है वह हुआ है ईरानियन, ईरान से। और भी ये तो पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ईरान आप और पश्चिम जाइए, ये बलूचिस्तान से पश्चिम में तो ईरान है। तो ईरान से माइग्रेशन हुआ है। ईरान के एग्रीकल्चरिस्ट थे जो 7000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व के बीच माइग्रेट होकर आए थे, और वही फर्स्ट इंडियंस के साथ मिले। तो जिसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहते हो, वो हड़प्पा सभ्यता इन्होंने स्थापित किया, राइट। तो दूसरा माइग्रेशन हुआ। तीसरा माइग्रेशन कजाकिस्तान से आर्यंस है। अब कई लोग इस थियरी को अब नापसंद करते हैं, आप जानते ही हो कि हमारे जो कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं इस थियरी को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन चैलेंज देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे। और हाल में जो आप देख रहे हो, विशेषकर जो कजाक पहाड़ी से जो डीएनए फुट प्रिंटिंग के वहां से निशान और हुए हैं, वो वहां से दिखाते हैं कि किस प्रकार से 2000 ईसा पूर्व के लगभग में वहां से माइग्रेशन हुआ है। और फिर चौथे स्टेज में आए हैं इंडो तिब्बतन्स या तिब्बतन्स बर्मीज, नहीं सॉरी, ये तीसरे स्टेज में। अगर आप टाइम पीरियड वाइज देखेंगे तो लगभग 6500 ईसा पूर्व फर्स्ट 65,000 ईसा पूर्व, 65,000 ईसा पूर्व फर्स्ट इंडियंस, 7000 बीसीई यानी ईसा पूर्व जो ईरानी एग्रीकल्चरिस्ट है, जो ईरान के खेतीहर थे, जो कृषक। और तीसरे स्टेज में यही इंडो तिब्बतन या बर्मीज, इंडो बर्मीज आए हैं, जिनको आप कहेंगे 4000 ईसा पूर्व में। और चौथे स्टेज में आर्यंस आए। तो ये 4 ओरिजिनल माइग्रेशन है। वैसे तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माइग्रेशन इन्होंने लिखा भी है, और माइग्रेशन होता रहा है। फिर आउट गोइंग भी हुआ है, केवल इनकमिंग नहीं हुआ है, आउट गोइंग भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये पहले आप माइग्रेशन को समझ लें, फिर आप इंडिया के मैप को ज्योग्राफिकली देखिए और सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि ज्योग्राफी कैसी हिस्ट्री और कल्चर को प्रभावित करता है। क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे कि जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ है, पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि वर्षा की मात्रा इधर कम थी और इधर बढ़ती गई है। तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती गई, रेनफॉल इज इंक्रीजिंग, सो accordingly you will find कि there was the, you can say, expanding and growing forestation in the areas। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे जंगल घने होते गए, डेंस फॉरेस्टेशन हुआ, और डेंस फॉरेस्टेशन के कारण जंगल की सफाई मुश्किल हुई। इसी पर आप देखेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में
के लिए R.S. शर्मा या मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने एक आयरन थियरी भी दी है कि देखो भाई, जब लोहे के उपकरण आए तो मध्य गंगा घाटी आबाद हुआ। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं इतना पीछे रहा, या पीछे का मतलब है मतलब ये क्यों नहीं हमारे नॉर्दर्न एम्पायर का हिस्सा हो सका, क्योंकि ये क्षेत्र ही आबाद बहुत लेट से हुआ, क्योंकि यहाँ और भी घने जंगल थे। आप जानते हो कि सबसे अधिक वर्षा की मात्रा इधर ही थी। तो दिस फैक्टर, फिर जो पेनिनसुलर इंडिया है वो थोड़ा बाद में आबाद होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है या टाउन है या अर्बनाइजेशन है, अब अगर नए शोध इसको चैलेंज करने लगे हैं अभी हाल में, लेकिन वो अभी इस्टेब्लिश्ड मत नहीं है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो गंगा घाटी आपकी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले नगरीकरण का विकास हुआ, सिविलाइजेशन सबसे पहले सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी के बाद गंगा घाटी में, फिर पूरब की तरफ, फिर देखो पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत भी इससे थोड़ी लेट हो रही है। फिर यहाँ पर आप देखोगे आयरन तो खैर एक ही साथ लगभग यूज हुआ, लेकिन अर्बनाइजेशन यहाँ बाद में हुआ। तो इन सब का एक बच्चों को एक समझ पहले चाहिए कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है और ज्योग्राफी कल्चर को कैसे शेप अप करता है। दूसरी बात है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं, मोटे तौर पर हम आपको कहेंगे, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं कि मोटे तौर पर हम कहेंगे अच्छा देखो भाई, तुम्हें कल्चर में पढ़ना है, संस्कृति में पढ़ना है, संस्कृति या कल्चर पढ़ना है। मैं अभी परिभाषा की बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैं परिभाषा में फिर पढ़ूंगा या फिर मैं आपको समझाने लगूंगा छोटी छोटी चीज, तो आज का जो मेरा मकसद है उससे भटक जाऊंगा। आज मेरा मकसद बस इतना है, माई ऑब्जेक्टिव सिंपली टू इम्पार्ट यू कि व्हाट शुड बी द साइंटिफिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर, और यह शिकायत सदा के लिए दूर हो जाए कल्चर में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो आज मेरी कोशिश और मेरा थीम यही है, और इसी में मैं अपने आप को कन्फाइन रखना चाहता हूं। तो अब संस्कृति में आपको मैं कहूंगा क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो आप कहेंगे भाई हम धर्म को लेंगे, रिलीजियन। अब मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि रिलीजन का कौन सा अंश संस्कृति है और कौन सा अंश नहीं है, ये अभी मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। रिलीजन एंड फिलॉसफी, आप नॉर्मली दर्शन, धर्म और दर्शन, चलो रिलीजन एंड फिलॉसफी तुम कहोगे भाई मैं पढ़ूं। दूसरा आप कला, तो कला में कला की जितनी भी रूप है, आर्ट। अब आर्ट के जितने भी रूप हैं, आर्ट में आपको मैं पहले कहूंगा तो आप कहोगे आर्किटेक्चर, स्थापत्य, ठीक। दूसरा मैं कहूंगा तो दूसरा कहोगे मूर्ति कला, ठीक, मूर्ति कला स्कल्पचर। फिर चित्रकला, पेंटिंग्स, राइट। फिर मैं कहूंगा तो कहोगे डांस फॉर्म, यस, गुड। फिर मैं कहूंगा और तो म्यूजिक, दैट्स ऑल। लेकिन यहीं पर ये लिस्ट समाप्त नहीं होती, इसके बाद ये लिस्ट बढ़ती जाएगी थोड़ी सी, वह होगा साइंस। इवन द साइंस शुड बी द पार्ट ऑफ द कल्चर, ओके। तो साइंस को भी नाम लिख लिया, विज्ञान एवं तकनीकी। अब तकनीकी में आपकी जो तकनीकी में हर तरह की तकनीकी है, आपके उपकरण हैं वह भी कल्चर के पार्ट हो सकते हैं, टूल्स खास के एंशिएंट पीपल के। फिर आपके जो क्वाइंस हैं उसकी ब्यूटी कैसी है, आप ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट है या नहीं, तो वह आपके कल्चर के पार्ट हो सकते हैं। अब आज की तारीख में अगर वर्तमान कंटेक्स्ट में कहो तो जितने भी विजुअल आर्ट हैं वो सभी कल्चर हो सकते हैं। और विजुअल आर्ट के फॉर्म्स तो आज अगर कठपुतली का नृत्य भी देखो तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर, यू कैन से। और इसके अलावा आज सूचना प्रौद्योगिकी काफी विकसित हो गई है, तो सोशल मीडिया से लेकर और मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी आपका कल्चर का पार्ट है। तो दायरा तो बढ़ता जाएगा, लेकिन फिलहाल आप जब एंशिएंट और मिडिवल के सेंस से पढ़ते हो तो इतने सारे पार्ट को आप कवर करते हो। हाँ, इसके बाद फिर आपका आता है भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य का मतलब हुआ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ऑल आर द पार्ट ऑफ कल्चर। अब मैं स्टूडेंट्स में अपने एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं, क्योंकि मुझे कक्षाओं में बच्चों के साथ काफी जद्दोजहद करना पड़ता है और पढ़ा। तो मैंने जो कुछ भी आपको मैं बताता हूं या प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज का जो लेक्चर है वह लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो क्योंकि मेरी कोशिश यह होती है कि जैसे अगर हमें जो चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर देना है और हम उतनी ही बातें केवल पढ़ेंगे, तो जिस समय वक्त आएगा और जब मुझे उस पर लिखना होगा तो उसका उत्तर हमें याद नहीं आएगा। पहली चुनौती तो ये आएगी। दूसरी कि क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन सेटर का केवल
हमसे एक्सपेक्टेशन यह नहीं होता है कि हम हमारे बुक में जो बातें लिखी गई है उसी के आधार पर उत्तर दें, बल्कि हमारे जो बुक में बातें लिखी गई है, माने व्हाट एवर हैज बीन रिटन इन द बुक, सो वी हैव टू इन्फर द आइडियाज फ्रॉम द रीडिंग एंड देन वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेरेंशियल नॉलेज। हमने जो अपने बुक के रिटन बातों को इन्फर किया, उस इन्फेरेंस के आधार पर हम उत्तर दें, तो उसके लिए बहुत दूर से जाल फेंकना पड़ता है पकड़ने के लिए। अब इस कल्चर को पकड़ने के लिए बड़ी दूर से जाल फेंकना पड़ेगा। तो पहला जाल तो हमने फेंका कि हमने देखा कि चलो इंडिया क्या है, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, अर्ली माइग्रेशन क्या हुआ, और फिर उसका जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ उस कुछ खास क्षेत्र में पहले क्यों हुआ, कुछ खास क्षेत्र में बाद क्यों हुआ। अब दूसरी चीज हम अपेक्षा करेंगे, अब ये जब काम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं हर बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक योर क्रोनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पीरियड्स क्लियर। मतलब पूरे इतिहास का जो आप कह सकते हो काल क्रमानुसार स्पष्ट कर लीजिए। पहला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये हर व्यक्ति को, चाहे वो हिस्ट्री का है या किसी और सब्जेक्ट का है। मुझे तो लगता है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो तो आपका क्रोनोलॉजी क्लियर रहे तो इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। यू विल बी अ ट्रूली थिंकिंग क्रिएचर। अब मैं आपका अगर फिलॉसफी ही है तो अब आप ही बताओ, आपने अगर सोक्रेट्स को नहीं पढ़ा है, प्लेटो को नहीं पढ़ा है, और आप अचानक एरिस्टोटल को पढ़ने लगते हो या फिर आगे हीगेल को पढ़ने लगते हो, तो क्या वह इफेक्ट आ पाएगा? क्या उसमें आपकी अनुभव या अनुभूति की सच्चाई रह पाएगी? यू विल नॉट बी ट्रूली ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, आपको सीधे याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर एवोल्यूशन देखना है तो आपको एक बार बिगिनिंग से नजर डालनी चाहिए। आप पॉलिटी को ही लो, आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया का प्रियम्बल से पढ़ना शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पहले हमें यह पता करना चाहिए कि इज ही हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, क्या उनमें संवैधानिक साक्षरता है? अगर संवैधानिक साक्षरता नहीं है तो वह विषय के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। प्रियम्बल आप याद करो, वो प्रियम्बल फील तो आप नहीं करोगे, वो प्रियम्बल तब फील करोगे जब आपको पता चलेगा यार ये संविधान शुरू कहां से हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये कब की देन है, दुनिया में कहां विकसित हुई, क्या ये मॉडर्न एज की देन है? किन लोगों ने है जो सोचा कि नहीं हमारे सरकार का पावर लिमिट होना चाहिए और जनता को शक्ति मिलनी चाहिए? तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कुछ खास परिस्थितियों में, और अमेरिकन लोगों ने पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो जब उन्होंने किन परिस्थितियों में वैसा किया, उनके बाद जब दुनिया में जो लोग आए और कहां कहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कहां कहां कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशन से बना, कहां कहां एवोल्यूशन से बना, और तब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, तो पाकिस्तान भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा, श्रीलंका भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा, इंडोनेशिया भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा। तो क्यों नहीं उनका कॉन्स्टिट्यूशन चला? लगभग सबका कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो गया, रिलेटिवली इंडोनेशिया में भी, लेकिन उनका भी कोई ऐसा नहीं सक्सेसफुल हुआ। श्रीलंका में तो मुझे लगता है चौथा या पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की ओर है, और पाकिस्तान में तो तय करना मुश्किल है कि कभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन किया। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल माय स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले एक क्रोनोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन कहां बना, फिर हम स्वतंत्रता के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर आए तो हमारी परिस्थितियां क्या थी, हमारी परिस्थितियां कैसी अमेरिका की परिस्थितियों से अलग थी, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना पाए। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं कि सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी यूपीएससी की करते हो, स्टेट सर्विसेज की करते हो, पहले हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी क्लियर करो भाई, टाइम पीरियड के साथ, सबसे पहला वही, चाहे कुछ भी पढ़ना हो। तो चलिए इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी खुद अलग क्लियर करो, अभी मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं। तो सबसे पहले तुम आओगे पैलियोलिथिक पीरियड पर। पैलियोलिथिक पीरियड को हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूं।
में सब कुछ लिखना संभव नहीं होगा, पूरा पाषाण काल। अब ये लाखों वर्ष पूर्व से शुरू होकर तुम आओगे लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक तुम आओगे, और ये पूरा पाषाण काल की अपनी खासियत है। फिर आप आओगे तो पैलियोलिथिक के बाद फिर आओगे मेजोलिथिक पीरियड, इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। अब इसमें जो फैक्टर काम कर रहा है, और मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद तब तुम आते हो नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना भी संभव नहीं, मैं केवल तरीका आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए इसमें यहां पर क्या है कि यहां पर हमें इतिहास को जानने का, क्योंकि आज आपसे अपेक्षा यह की जाती है, कोई स्टूडेंट्स अगर पढ़ता है जनरल स्टडीज में क्वेश्चन को देखिए, इस बार आप देखकर दंग रह जाएंगे कि सोर्स ऑफ स्टडी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले 2018 में सोर्स ऑफ स्टडी से क्वेश्चन पूछा था चीनी और अरब वृत्तांत के बारे में, क्योंकि जब हम हजारों वर्ष पूर्व या लाखों वर्ष पूर्व के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो पहला क्वेश्चन उपस्थित होता है कि हम कैसे उसे जानते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि तब हमारे पास कोई लिपि नहीं थी। लिपि पहली बार 6ठी सदी ईसा पूर्व में विकसित होकर आई है, अशोक के अभिलेख से पूर्व, बिफोर अशोकन इंस्क्रिप्शंस we are not having any written record to read. Yes, in Harappan civilization, Indus script was the earliest script of India. We are having the written record, we are having the inscriptions, हमारे पास अभिलेख हैं, but unfortunately it cannot be deciphered. इसे नहीं पढ़ा जा सका। तो इसे नहीं पढ़ा जा सका तो उसका कोई मतलब नहीं, तो यही सबसे पहली बार पढ़ा गया। तो माय स्टूडेंट्स, यहां पर अब हमारा काम क्या होना चाहिए कि इसमें भी चेंजेस, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई रिटेन रिकॉर्ड तो है नहीं, तो हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो अब उसमें देखोगे तो उस समय कोई भवन तो है नहीं, उनके कुछ उपकरण है, कहीं कहीं उनके कुछ हड्डी की चीज़ें तो यहाँ कम मिली है, कहीं कहीं बोन का भी कुछ एविडेंस मिल गया है, इनके जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स का मिल गया है। और आपके कल्चर में आपको आश्चर्य होगा, 2015 में आपसे पूछा कि मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के सौंदर्य बोध को बताइए, एस्थेटिक परसेप्शन, सौंदर्य बोध को बताइए और आधुनिक चित्रकला से ये कैसे तुलनीय है। यह है यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। अब इसको समझने के लिए आपको यहीं से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें आपको चेंज में क्या देखना है, इतिहास में आपको चेंज देखना है। तो सबसे पहले देखोगे जलवायु संबंधी परिवर्तन। जलवायु धीरे धीरे जो ह्यूमिड जलवायु है वो शुष्क होती जाएगी, माने क्लाइमेट जो है वो ड्राई होता जाएगा। तकनीकी विकास होगा, पहले कोड इंप्लीमेंट्स होंगे, फिर उससे वो फ्लेक उपकरण बनाएंगे, फिर माइक्रोलिथ्स बनाएंगे, नवपाषाण काल में आके पॉलिश्ड वेयर का डेवलपमेंट करेंगे। तो जलवायु का विकास, क्लाइमेटिक चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसके बाद लाइवलीहुड में परिवर्तन होगा। पहले वो हंटर और फूड गैदरर होंगे, फिर वह फूड प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे नियोलिथिक पीरियड में आकर। कैल्कोलिथिक में और भी ज्यादा बेहतर करेंगे। फिर इसके बाद आप आओगे, ये आपका हो गया प्री हिस्ट्री, और फिर नियोलिथिक, फिर कैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण काल, और फिर पहला अर्बनाइजेशन देखोगे हड़प्पन सभ्यता नॉर्थ वेस्ट में, इसको कहते हो प्रोटो हिस्टोरिक फेज। तो इस पूरे में जलवायु संबंधी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, लाइवलीहुड में परिवर्तन यानी जीविकोपार्जन में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और जीवन दृष्टिकोण में परिवर्तन, वही आपका सांस्कृतिक आ गया। प्रथम नगरीकरण देखोगे वो अभी सांस्कृतिक आ गया। आपसे 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण को कहां तक इनपुट प्रदान करते हैं, हाउ फार हड़प्पन अर्बनाइजेशन गिविंग एन इनपुट टू द एग्जिस्टिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हमारे नगर का हाल क्या है। अगर दिल्ली में आज भी बारिश हो जाती है, तो बरसात होने वाली है, तो पूरे रोड आप देखें पानी से भरे हुए। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कितने स्मार्ट थे, पहले उन्होंने क्या किया,
रोड बनाए, गलियां बनाई और फिर मकान बनाए। और मकान में दीवार, जो एक दीवार है, ऐसा बनाया कि पीछे की नाली से मिले ताकि ऊपर से पानी नीचे भी उतारा जा सके। क्या समझ थी उनकी? काश हम लोग अनुकरण कर पाते। एनीवे, दिस इज द पॉइंट। तो ये बात आपको वहां से हम चांस नहीं ले सकते, पूरा क्रोनोलॉजी यहां तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको यह कहूंगा कि उसके बाद आपका जो फेज आता है, अब यहां से आप वैदिक पीरियड से पकड़ लीजिए। वैदिक काल मैं सबका आपको लिखवाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। वैदिक पीरियड हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप मानकर चलते हो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक, यानी फ्रॉम 1500 BCE टू 600 BCE तक ये पीरियड है जिसको आप वैदिक काल कहते हो। अब इस पीरियड की खासियत यह है कि इसमें आपको स्टडी में पुरातात्विक साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो पहले वैदिक काल आप उसके बाद क्लियर करो, पहले यही क्लियर करो। बुद्ध काल आ जाओगे, उसमें आप 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, यानी उसको महाजनपद काल भी बोलते हैं। फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल तक आकर सबका टाइम पीरियड क्लियर कर लो। यही सबसे पहला काम है। तो ये आपका दूसरा खंड। पहला खंड पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, दूसरा खंड वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक क्लियर होना चाहिए। यहां पर थोड़ा इसलिए रुक जाओ कि अगर पार्ट पार्ट में नहीं करोगे और एक ही बार पूरा चेंज करना चाहोगे तो फिर उलझ जाओगे। फिर उत्तर मध्य काल आप आ जाओ, और उत्तर मध्य काल आप आ गए पोस्ट, जिसको कहोगे पोस्ट लेट मेडिवल एज। एक तो अर्ली मेडिवल एज, आपका पूर्व मध्य काल तो हमने यही ले लिया, तो अर्ली मेडिवल एज तो यही हुआ। फिर वो लेट मेडिवल एज में आपको सल्तनत काल और मुगल काल, ये दो काल आता है। ओके, तो खैर उसको फिर आगे इसी आधार पर जो मैं इसमें बताऊं वही पैटर्न वहां पर आप पकड़ लेना। अब हमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्चर में आप किन किन बातों को शामिल कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हम धर्म और दर्शन को शामिल कर रहे हैं, रिलीजन और फिलोसफी को, हम स्थापत्य कला को शामिल कर रहे हैं, मूर्ति कला को शामिल कर रहे हैं, चित्रकला को शामिल कर रहे हैं, संगीत कला और नृत्य कला को शामिल कर रहे हैं, साहित्य को शामिल कर रहे हैं और विज्ञान एवं तकनीकी को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, आप इतनी चीजों को शामिल कर रहे हो। अब आपको उसमें यह करना है कि इन चीजों का विकास कहां से देखेंगे। जैसे अब सवाल यह है कि चलो धर्म का विकास हुआ, इस काल में हुआ, तो धर्म का विकास तो हुआ, लेकिन धर्म के विकास में कुछ प्रेरक कारक भी तो हैं। अकेला धर्म का विकास हम देखें, भाई आपकी कोई कहानी बताना शुरू कर, मैं बच्चे में इतने वर्ष में था, मैं फिर पढ़ा और इतना बड़ा हुआ, फिर मैं एडल्ट एज में आया तो इस स्कूल को ज्वाइन किया, वहां मैं यह पढ़ा, तो पीछे कहानी छिपी रह जाती है कि आपको आपका लालन पालन किसने किया, बचपन का संस्कार किसने दिया, आपकी पढ़ाई को फाइनेंस किसने किया, आपको पढ़ाई में कोई असुविधा तो नहीं हुई, आपको घर का वातावरण कैसा मिला, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के विकास में सभी का योगदान होना है। तो कल्चर तो स्वतंत्र हम नहीं पढ़ सकते। अगर कल्चर का मतलब सिर्फ हम इतना लगाते हैं तो हम कल्चर को अधूरा पढ़ रहे हैं। कल्चर के लिए हमको राजनीति जानना पड़ेगा, कल्चर के लिए हमको अर्थव्यवस्था का ज्ञान भी चाहिए, कल्चर के लिए हमें सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान भी चाहिए। ऑल द फैक्टर्स शुड बी देयर, ओनली देन वी कैन डू जस्टिस टू द कल्चर। तो मैं अब यह कहूंगा कि सभी लोग पहले राजनीतिक फैक्टर को पढ़ो, राजनीतिक कारक को, और राजनीतिक कारक में आपको कई चीजें आ जाएगी। पॉलिटिकल फैक्टर में मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल दूंगा। पॉलिटिकल फैक्टर में क्योंकि कई जो हिंदी के बच्चे होते हैं उनको ऑफेंडेड कहीं फील करते हैं, और अगर केवल हिंदी में करेंगे तो इंग्लिश के बच्चे ऑफेंडेड फील करते हैं। तो आई हैव टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू। चूंकि लंबा लेक्चर होता है और अलग अलग लेना थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है मेरे लिए, सो दैट्स वाई कि from both the language group should cooperate with me. तो now अब राजनीतिक कारक तुमने यहां पढ़ लिया। अब इसके बाद इसमें आप क्या, तो राजवंश देखिए, राजवंश डायनेस्टी, राजवंश, महत्वपूर्ण शासक, इंपॉर्टेंट किंग, महत्वपूर्ण शासक, इंपॉर्टेंट किंग्स, राज्य एवं साम्राज्य, राज्य एवं साम्राज्य, साम्राज्य,
साम्राज्य, हाँ हाँ, बाह्य विश्व से संबंध, बाह्य विश्व से संबंध, बाह्य विश्व से संबंध। अब देखिए, कल्चर भी आपको पढ़ना है और एंशिएंट और मेडिवल भी पढ़ना है, और उसमें आप यह भी जान रहे हो कि आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस में भी क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपने जैसे वैदिक काल पढ़ा तो ये जरूरी नहीं है उसमें तो राजा का नाम भी क्लियर नहीं है, राज्य का भी राजवंश क्लियर नहीं है, लेकिन वैदिक काल की राजनीति आपने पढ़ी। जब बुद्ध काल में आओगे तो 16 महाजनपद पढ़े, फिर मगध महाजनपद, और तब राजवंश क्लियर होना शुरू हुआ। फिर आपको देखते देखते राज्य साम्राज्य बना आपके आंखों के सामने, मगध साम्राज्य। ओके, मगध साम्राज्य में बिंबिसार आया, अजातशत्रु आया, उसी समय महात्मा बुद्ध भी आए थे। जैन का भी, महावीर का भी काल है, उनको भी इन्होंने संग्रह, उधर प्रसेनजीत है। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि जहां तक संस्कृति का सवाल है तो संस्कृति में एक आता है धर्म। तो किसी धर्म विशेष का तो शासक के द्वारा संरक्षण मिलता है, शासक के द्वारा कला को भी संरक्षण दिया जाता है, शासक के द्वारा भाषा और साहित्य को भी संरक्षण दिया जाता है। ओके, अब जैसे मैं आपको यह बताना चाहता कि आप जैसे इस डायनेस्टी को पढ़ोगे, मगध साम्राज्य हुआ, मगध साम्राज्य के बाद आप मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे, तो मौर्य साम्राज्य का तो बाह्य दुनिया से संपर्क उत्तर पश्चिम से हुआ, वो तो फैला हुआ था सीरिया के साम्राज्य तक, हिंदकुश पर्वत क्षेत्र तक। तो वो जिसको कहते हो लुक वेस्ट पॉलिसी, वो सबसे पहले मौर्यों ने शुरू किया, तो वहां से हमारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शुरू हुआ। फिर अशोका ने धार्मिक मिशन भेजे, और वही समय है कि हमारे बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपने भारतवर्ष की बाउंड्री को पार करके वह चले गए दक्षिण, और हाँ दक्षिण भी गए, और वही समय है कि भारत से बाहर तिब्बत गए, चाइना गए, बहुत सारे क्षेत्रों में उनका गमन हुआ। तो ये इनके समय की बात हुई। अब इसके बाद जब मौर्योत्तर काल में जो कुशाना आए तो उन्होंने तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में खोल दिया, और वही समय है कि भारत में आप कह सकते हो कि भारत में न्यू फ्लो ऑफ माइग्रेशन हुआ, क्योंकि इंडो ग्रीक आए, शक आए, पार्थियंस आए, कुशान आए। उन्होंने हमारे संस्कृति पर क्या प्रभाव छोड़ा, क्योंकि संस्कृति हम आगे देख रहे हैं, लेकिन कौन कौन आए उस पर एक बार तो परिचय तो होना चाहिए। हम कुशाना जानेंगे, कुशाना ने कहां तक प्रसार किया, तब तो हम जान पाएंगे कि गांधार कला को इन्होंने कहां तक संरक्षण दिया। सिर्फ हम गांधार कला अगर पढ़ते रहेंगे और कुशानों की अवस्थिति नहीं जानेंगे, तो वैसी स्थिति में जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हमारे हाथ पांव फूलने लगेंगे, हम उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, ना तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ना मेंस में। तो ऐसे करते हुए फिर मौर्य से आप पोस्ट मौर्य पर आए, पोस्ट मौर्य से गुप्ता राजवंश पर आए, गुप्ता राजवंश से पोस्ट गुप्ता पर आए, और सब में आप कहाँ कब राज्य बना, कब साम्राज्य बना, टूटा। आप बहुत डिटेल्स में मत जाइए, लेकिन स्पेसिफिक किंग और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में आप जरूर जानिए। आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो डिटेल्स में आपको जानना होगा, अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड के आपको नहीं है तो संक्षिप्त में जानना होगा। दूसरा कोई चारा नहीं, हिस्ट्री वाले को ज्योग्राफी भी हल्का सा तो जानना पड़ता है, इकोनॉमी भी हल्का सा जानना पड़ता है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री ही मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, आपको अगर इसकी जानकारी होगी तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि 2 चीज क्लियर करना है, क्रोनोलॉजी क्लियर करिए, ये सभी के लिए मस्ट है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी कोई भी बुक आप पढ़ ले, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा है कि आप राजवंश और राजनीतिक संरचना को क्लियर करिए, अगर वह नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अब ये जब आपका क्लियर हो गया तो मैं फिर पेज बदलता हूं, अगर चाहूं तो छोटा भी करूं, लेकिन चलो पेज बदल देता हूं, या चलो इसको छोटा कर देता हूं। अब आप अर्थव्यवस्था पर आइए। अब एक बात बताइए कि क्या इकोनॉमिक फैक्टर, कैन यू इमेजिन दैट कि कल्चर विल सर्वाइव विदाउट इकोनॉमिक फैक्टर? क्या आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक कल्चर को प्रभावित करता है? अब देखिए, अब कला कहीं, इतिहास आप आगे देखेंगे, अब धर्म कहीं लीजिए, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को किसका समर्थन मिला? बुद्धिज्म और जैनिज्म को समर्थन मिला गृहस्थों का और व्यापारियों का। अगर गृहस्थों और व्यापारियों का संरक्षण नहीं मिलता
तो क्या ब्राह्मणिज्म से बुद्धिज्म फाइट कर पाता? नहीं ना। तो ये इकोनॉमिक चेंज जब हो रहा है, व्यापार का विकास हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में, नगरीय अर्थव्यवस्था आई, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट मिल गया। क्योंकि जो वैदिक धर्म है, वह वैदिक धर्म कहीं ना कहीं, जो वैदिक रिलीजन है, वह एक ग्रामीण संस्कृति को तो अनुकूल था, परंतु नगरीय संस्कृति के अनुकूल नहीं बैठ पा रहा था। लाइकवाइज अब मौर्योत्तर काल में देखिए, पोस्ट मौर्य पीरियड, तो मौर्य काल में तो चलो कला को संरक्षण, केवल कला को जो संरक्षण दिया था, हु विल गिव द प्रोटेक्शन, तो आपको पता चलेगा उसमें डायनेस्टीज यानी किंग ने दिया था। रॉयल आर्ट मौर्य के समय, अगर खासकर आप यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां छोड़ोगे, जो फोक आर्ट या लोक कला का उदाहरण है, तो रॉयल आर्ट का है। तो आप जब वहां देखेंगे, लेकिन मौर्योत्तर काल में देखिए, व्यापारियों ने समर्थन दिया, धनी लोगों ने, यानी जो गृहस्थ में जो धनी लोग थे, रिच लैंड होल्डर्स, उन्होंने, मॉन्क्स और जो लेडी मॉन्क्स है, उनके पास भी इतना अब धन हो गया कि उन्होंने संरक्षण दिया, क्योंकि उसमें रोमन ट्रेड अपने फ्लोरिशिंग है। और गांधारा आर्ट, क्या रोमन ट्रेड का अगर विकास नहीं होता तो गांधारा आर्ट कैसे आता? क्योंकि फिर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ जो आपका कॉन्टैक्ट है, आज क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ पहले आपको मर्केंटाइल रिलेशनशिप हुआ या कल्चरल रिलेशन हुआ? मर्केंटाइल रिलेशन हुआ तभी तो कल्चरल रिलेशन हुआ। यही समय है पोस्ट मौर्य पीरियड, जब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भारत का इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक रिलेशनशिप हुआ। आज भी हिस्टोरियंस का एक वर्ग मानते हैं कि इंडिया कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड से इंसुलर नहीं रहा। इंसुलर का मतलब है कि हम बाहरी विश्व से परे नहीं रहे, लेकिन हम इस पर तो अभी पर्याप्त शोध हुआ है, द प्रॉपर रिसर्च हैज बीन डन, कि भारत का बाहरी दुनिया से आर्थिक संबंध क्या था, लेकिन अभी इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाया है कि उनके भी कल्चरल रिलेशनशिप क्या था। तो इसी तरह से आप करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके, बढ़ते चले जाइए। इकोनॉमी, हर फेज के इकोनॉमी में क्या चेंज हुआ। अब मौर्योत्तर काल में इकोनॉमी पराकाष्ठा पर है। अब देखिए, आप गुप्त काल में आए। गुप्त काल में पहले कहते थे कि गुप्त काल में नगरों का पतन हुआ। आप लोगों में से किसी ने अगर देखा होगा तो इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग पर भी चैलेंज करते हैं बगैर। अब देखो, नवीन शोध बताते हैं कि चलो मैं मानकर चलता हूं कि गुप्त काल में नगरों का पतन हुआ, तो इतनी सारे जो स्कॉलर्स उस काल में है, इतना लिटरेचर है, इतनी आर्ट है, और कला अपने चरम पर है, साहित्य और कला का विकास, जिसको क्लासिकल युग कहा गया, तो उसको किसने संरक्षण दिया? अकेले किंग के बूते की चीज ये नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए किंग ओनली। Then who has patronized this art and literature? क्या ये ग्रामीण जनसंख्या ने दिया? ग्रामीण लोगों ने दिया? नहीं, नगर अवश्य था, तभी कला और साहित्य का विकास हुआ। तो आज तो पूरी धारणा बदल चुकी है। हिस्ट्री में भी तो रिसर्च बदलते रहते हैं। अब वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, तो खैर अर्थव्यवस्था। अब हम कहेंगे, अब समाज पर भी एक नजर डालिए, सोसाइटी, क्योंकि जो समाज में नए नए समूह आएंगे तो अपने ढंग से संस्कृति को संरक्षण देंगे। अब देखो, रोमिला थापर की जो ये बुक है, इंडियन कल्चर एज हेरिटेज, तो रोमिला थापर को तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा इनका रुझान लेफ्टिस्ट है। हालांकि ये सामाजिक इतिहासकार अपने आप को कहती हैं, इनको मार्क्सिस्ट नहीं मानती हैं अपने आप को। और इनका कहना भी है कि जो धार्मिक पंथ ब्राह्मणवाद के साथ एग्री नहीं हो सका, वह धार्मिक पंथ को नाम रख दिया उन्होंने नास्तिक। और जो दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों के विचार से जिनके विचार मेल नहीं खाते, उनको वह बड़ी शिद्दत से कह देते हैं मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी शब्द पर इनको खैर आपत्ति है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे रोमिला थापर है, तो रोमिला थापर कल्चर में ये क्या कहती है? ये कहती है कि देखो, कल्चर भी युग के साथ बदलता है। आप केवल राजाओं का और कुलीनों का और धनी लोगों का कल्चर चलाओगे या उनका जो जीवन पद्धति उसको केंद्र पर रखते हो, नहीं। समय के साथ एक तो कल्चर की धारणा बदलती है। कहीं पशु बलि थी जिसको बड़ा पवित्र माना जाता था, आज पशु बलि को हम कल्चर का हिस्सा नहीं मान सकते। उसी प्रकार से जैसे महिलाएं हैं, निम्न वर्ग हैं,
तो एलिट कल्चर केवल नहीं चलेगा, जो दबे पीछे कल्चर है उसका भी अध्ययन होना चाहिए। इसलिए अतीत एक नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है? हमारे अतीत। हमारे अतीत का मतलब है कि देयर शुड बी द मल्टीपल पास्ट। पास्ट भी एक नहीं है, मल्टीपल पास्ट है। तो नेचुरली धारणा तो कल्चर की युग के साथ जब प्रजातांत्रिकरण होगा, जब सबको राइट मिलेंगे, तो फिर सबके कल्चर देखे जाएंगे ना, सबकी जीवन पद्धति का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आरंभ में तो ऐसा नहीं होता था। खैर एनीवे, तो आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को देखिए, क्योंकि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कल्चर को प्रभावित करते हैं। अब जब इतनी चीजें आपकी हो जाती है, तब आप ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज हो गया। अब आपका कल्चर का ज्ञान कंप्लीट होगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट होता। ओके, अब इसके बाद तब आप 1 बाय 1 पहले देखना शुरू करें धर्म। अब पहला पार्ट कल्चर में, यहां पर आप आरंभ करिए धर्म एवं दर्शन। धर्म एवं दर्शन मैं कह रहा हूं कि पार्ट पार्ट में लीजिए। जैसे एक तो आपने पूरा पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता के पार्ट को पहले ही निपटा दिया। अब आप वैदिक से पूर्व मध्य काल में जाएंगे और तब उत्तर मध्य काल में आप आएंगे, उत्तर मध्य काल में आएंगे। तो अब जब धर्म और दर्शन पर आप आओगे, आज मैं एक स्टूडेंट से पूछूं क्या हमें बताइए वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म, क्या ये तीनों एक हैं, अलग हैं? तो हर बच्चा मेरा कंफ्यूज होगा। मैंने कई डिमांड आ रहे हैं और मैंने खुद भी आपको कहा है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं हिंदू धर्म के विकास पर, हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय और हिंदुत्व पर एक लेक्चर दूं। लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें साहस दिखाना पड़ेगा। जैसे अप्रिय बात, जैसे इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर बातें आपके मन की चीजें इतिहास से गरी हुई निकलती है। लेकिन मुझे लगता है कि यू आर हैविंग द राइट टू नो, आपको जानना चाहिए। हालांकि देखिए, मैंने खुद आपको बताया कि एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी तो मैं सबसे लास्ट की बात करने वाला हूं कि क्रिटिकल ओपिनियन क्या ह्यूमैनिटीज में हमेशा जगह होती है। ह्यूमैनिटीज में किसी भी मुद्दे का एक वर्जन नहीं होता, उसका विरोधी वर्जन हमेशा मौजूद रहता है। तो हमें उसमें लाइट प्रकाश कौन देता है कि जो बहुमान्य मत हो उसे हम स्वीकार करें, या फिर ऐसा मत स्वीकार ना करें जो भारत के संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हो, हमारी साझी संस्कृति की धरोहर के विपरीत हो। अब किसी दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी के विपरीत या किसी कुलीन वर्ग की भावना के विपरीत हो जाती है तो उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई एलिट क्लास की भावना को अनुकूल नहीं पड़ती है तो हमारी बाध्यता नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तान की साझी संस्कृति है उसकी भावना के विपरीत नहीं होनी चाहिए। अगर उसके विपरीत होती है तो इसका मतलब हम एक नागरिक के दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो खैर अलग बात है जो मैं आपको बताऊंगा। अब यहां धर्म और दर्शन का है, तो आप वैदिक धर्म के स्वरूप को समझिए। वैदिक धर्म के बाद जो वैदिक धर्म को चुनौती मिली है बौद्ध और जैन तथा अनेक भौतिकतावादी चिंतक से, जिसमें आप आजीवक कहते हो, अजित के स्कम्बलिन से लेकर और फिर आप चारवाक तक आते हो, जिसने चुनौती दी, वो सब किस परंपरा से हैं? वो वैदिक धर्म की विरोधी परंपरा से हैं। महात्मा बुद्ध भी वैदिक धर्म के विरोधी परंपरा से हैं। लेकिन सभी है वही, कहीं ना कहीं सभी न वही आर्यन संस्कृति की परिधि के अंदर वाले हैं, बाहर वाले अभी नहीं है। तो वैदिक धर्म से जब आप बुद्ध काल पर आते हो तो आप देखते हो कि धर्म के क्षेत्र में महाजनपद काल में विविधता आई। 363 धार्मिक संप्रदाय की बात होती है। तो धार्मिक विविधता क्यों आई, उसको जोड़ने देखने के लिए आपको फिर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो पीछे किया है उससे जोड़ लो हल्का। इस कारण से आर्थिक फैक्टर काम कर रहा है, सामाजिक फैक्टर काम कर रहा है, क्षत्रिय वर्ग नाराज है, वैश्य वर्ग नाराज है। आर्थिक कारक यह है कि अब अर्थव्यवस्था की प्रगति हुई, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा तो संन्यास मार्ग की प्रधानता बढ़ी। पहले आप संन्यास में जाते तो आपको कौन भिक्षा देता, अब तो चूंकि उपलब्धता बढ़ी अनाजों की। तो इन दिस वे यू कैन से चेंजेस आर गोइंग ऑन। अब वहां से जब मौर्य काल में आते हो देखते हो एक बड़ा साम्राज्य बना और अशोक का जो धम्मा है वो विविधता में एकता खोजने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि साम्राज्य चलाना है, वो देख रहा है धार्मिक संप्रदाय बहुत हैं, सबके बीच विचारों में मतभेद है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट कमोशन विद इन आवर एम्पायर।
तो वो चाहता है कोई ना कोई एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लोगों को दूं जो सभी धर्मों की महत्वपूर्ण बातों को लेकर चला हो। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर बुद्धिस्ट होने के बाद भी उसने जिस धर्म को प्रोपोगेट किया है दैट इज नॉट सियरली बुद्धिज्म। अब वहां से आगे बढ़ते हो तो आप मौर्योत्तर काल में आते हो। उस समय देखते हो लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान शुरू हो गया, जो ब्राह्मणों को भी दिया गया और बौद्ध भिक्षुओं को भी दिया गया। अब जब ये एलिमेंट्स जब जाते हैं ये सीमावर्ती क्षेत्रों में, खेती को वहां पर उनको आबाद और गैर आबाद दोनों प्रकार की भूमि दी जाती है। तो जो गैर आबाद भूमि है उसको आबाद करने के लिए वहां के ट्राइबल लोगों को, जनजातीय लोगों को खेती सिखाते हैं और धीरे धीरे जनजातीय लोगों को ब्राह्मण लोग वन व्यवस्था में शामिल करते हैं, तो उनको शूद्र वर्ण का दर्जा देते हैं और जो जनजातीय मुखिया होता है उसको क्षत्रिय वर्ण का दर्जा एक तरह से उनको खुश करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आपके समाज में भी धीरे धीरे उन तत्वों का एसिमिलेशन हो रहा है। अब जब वे तत्व आ रहे हैं तो उनके देवताओं, उनके देव मंडल को भी शामिल किया जा रहा है। तो उनके देवता तो अलग हैं, आप जानते हो बड़े दांत वाले देवता हैं, उनके देवता का शेप भी थोड़ा अलग है। अब मत्स्य है, वराह है, क्रुमु है, तो उन सबको एसिमिलेट करने के लिए अवतारवाद की अवधारणा आ रही है। मूर्ति पूजा हड़प्पा सभ्यता में थी, वो भी तो गैर आर्य पंथी था, और इसके बाद गैर आर्य पंथों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा मथुरा में हो रही थी, वो गैर आर्य पंथ से संबद्ध थे। तो भक्ति गैर आर्य पंथ से जुड़ी हुई थी। तो भक्ति, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, अब ये सब धर्म के क्षेत्र में शामिल हो गई। अब माय स्टूडेंट, जस्ट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपसे मैं पूछूं कि हिंदू धर्म की पहचान बताइए, आपको अगर मैं पूछूं कि हिंदू धर्म में आपको क्या दिखता है सबसे पहले, तो आप कहोगे मंदिर मूर्ति पूजा दिखती है। तो वैदिक आर्य तो मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं थी वैदिक धर्म में। मंदिर तो हड़प्पा धर्म में भी नहीं थी, मूर्ति पूजा थी। तो मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, और अभी भी हिंदू धर्म शब्द उचित नहीं है, बाद में प्रयोग होगा। लेकिन हिंदू धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स है वो तो मौर्योत्तर काल में उभर कर आए और गैर आर्य पंथों से आए। तो ये एसिमिलेशन का परिणाम है। फिर गुप्त काल में आओगे तो भक्ति और मंदिर मूर्ति पूजा महत्वपूर्ण हो जाएगी, तंत्रवाद जैसी चीज भी आ जाएगी। गुप्तोत्तर काल में आओगे तो उत्तर भारत में तंत्रवाद और दक्षिण में भक्ति की शुरुआत होगी। जो भक्ति उत्तर से जाएगी और उसमें बहुत सारे पुराणों की रचनाएं होने लगेगी। फिर गुप्तोत्तर काल से पूर्व मध्य काल में आओगे तो उत्तर भारत में नाथ पंथ सबसे इंपॉर्टेंट होगा और भी कई सेक्ट होंगे, और दक्षिण भारत में उस समय शंकराचार्य से लेकर रामानुज तक आएंगे जो भक्ति को एक दार्शनिक आधार देंगे। तो मैं स्टूडेंट्स में आपसे यह पूछ रहा, अब जितने फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को हम एज वाइज, जैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, और वहीं पर हम फैक्ट्स को, जैसे फैक्ट्स को अलग पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, हाँ कुछ ज़्यादा फैक्ट्स लगे तो वहीं अगर हम ब्लॉक बना के कुछ जो फैक्ट्स ओवरऑल नहीं समा रहा उसको अगर हम ब्लॉक बना के वहीं पर हल्का डाल लें और कॉन्सेप्ट के साथ इसको जाने दें, तभी तो याद रहेगा। मैं एक स्टूडेंट के रूप में आपको बता रहा, नहीं तो मुझे तो ऐसा याद नहीं होगा। आज मुझे यह विश्वास है कि मैं जितनी भी जरूरत की चीज़ें होती है मुझे याद रहती है, और वजह यह है कि उसको एक तरीके के हिसाब से हमने रखा हुआ है। कितनी भी अच्छी बुक हो, अगर उसको एसिमिलेट करने का हमारे पास तरीका नहीं है तो आत्मज्ञान बिना सब सुना क्या मथुरा क्या काशी। ये मेरा अपना परसेप्शन है, यू हैव टू शेयर विथ मी। तुम लोग अपना अपना ओपिनियन देना कि मेरा जो ये तरीका है, यह तरीका आप आजमा के देखना और बताना कि कारगर है। फिर धर्म यहां तक आ गए। अब हम जब उत्तर मध्य काल में चलेंगे तो फिर वह फॉर्मूला चलेगा, तब तक रुकते हैं। अब धर्म के साथ दर्शन हम साथ ही साथ करते आ रहे हैं। उपनिषद का दर्शन होगा, उसके बाद जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, भौतिकतावादी चिंतकों का दर्शन। फिर उसके आगे हम आएंगे तो षड दर्शन का विकास कैसे होगा, सांख्य दर्शन से लेके योगा तक इतना, तो सब साथ ही हमारा चलता रहेगा। धर्म दर्शन हो गया तो हम करेंगे स्थापत्य। अब मैं स्टूडेंट्स, स्थापत्य एक ऐसी चीज है, जितना भी विजुअल आर्ट है, मेरे विचार से विजुअल आर्ट की समझ हमें होनी चाहिए। विजुअल आर्ट थोड़ा दिखना चाहिए, मतलब वो अगर हम केवल थियोरी में पढ़ेंगे तो नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो हड़प्पा सभ्यता में आर्ट था, वो आर्ट वाली चीजें, वो कला उसके बाद डिसकंटिन्यू नहीं की,
उसके बाद पत्थर का प्रयोग शायद नहीं हुआ है, लकड़ी का प्रयोग हुआ है या कुछ ऐसी चीजों का जो लुप्त होती चली गई। तो स्थापत्य में अगर जैसे मैंने अपने अशोक के, अगर मान लो मौर्य कला आपने देखी, तो मौर्य कला में आप राजकीय कला अगर मुख्य रूप से देखते हो, तो राजकीय कला में आप उसके पिलर्स देखते हो। पिलर्स के बाद जैसे स्तूप का आरंभिक रूप देखते हो, तो इसकी क्या विशेषता है? तो विशेषता अगर आप देखते हो, आप लोग को दिख रहा ना, मैं थोड़ा और हट जाता हूं पीछे। तो अब देखिए, अब इसका जब आप इसका विजुअल इमेज, तब मैं अगर या कोई आप अगर इसका फीचर्स पर होगी इमेज देखते हुए, तो अब इसके बाद आप चले आए मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में चूंकि देखो धर्म, पहले बौद्ध धर्म की प्रगति हो रही, तो आरंभिक आर्ट बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ है। यह स्तूप है, तो स्तूप में पहले अशोक के स्तूप देखे आप, महीन स्तूप था, ईंटों का बना था, ये कितना बेहतर ढंग से बना, ये शातवाहनों से जुड़ा हुआ है मौर्योत्तर काल से। इसके आगे तुम आते हो, हाँ, ये मौर्य काल का एक और चीज है, वो स्तूप वो ऊपर वाला, ये मौर्य कला का है, ये मौर्य कला का है। ओके। और गुफा वास्तुकला, जो पहाड़ को काटकर गुफा, सबसे पहले जैसे को गुफा वास्तुकला कहते हो, वो गुफा वास्तुकला। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, वैसे तो मुझे याद नहीं है, इसी वर्ष का क्वेश्चन है, देखिए। एक मिनट, ये बस जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं, शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत हिंदी में कहते हैं द रॉक कट आर्किटेक्चर, रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस। अब ये कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन। अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, चूंकि सोर्सेस बोल रहा है, ये सोर्सेस में एक है, और इससे हमको आर्ट का इतिहास भी पता चलता है और हिस्ट्री का। तो रॉक कट, सबसे पहले पहाड़ को काटकर गुफा वास्तुकला का उदाहरण आपको अशोक का ही मिलेगा, जो बराबर की पहाड़ी में। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब इसके बाद ये अशोक का ही है, उसी के काल का है। अब इसके बाद ये पहाड़ को ही काटकर गुफा वास्तुकला का ही उदाहरण, ये चैत्य बनेंगे मौर्योत्तर काल में, चैत्य, ये उनका पूजा गृह होगा। अब वहां से फिर आगे बढ़ोगे, देखो ये चैत्य नासिक केव्स है, और यही देखो ये भी चैत्य ही है, अजंता टेम्पल, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, चूंकि गुप्त काल का है तो बड़ा बेहतरीन ढंग से उसको कट करके बनाया गया, लेकिन है पहाड़ को ही काटकर। अब ये भी देखो गुप्त काल का है, पहाड़ को ही काटकर। अब देखो, अब फ्री स्टैंडिंग, उत्तर भारत में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से मंदिरों का निर्माण गुप्तों के समय हुआ। देखिए ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर अभी शिखर शेप पकड़ रहा है केवल। उसके बाद देखो भीतरगांव का मंदिर है, ईंटों का बना हुआ मंदिर है, गुप्त कालकालीन फ्री स्टैंडिंग। फ्री स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि पहाड़ को काटकर नहीं है, इसमें सामग्रियां कहीं और से लाई गई है और फिर मंदिर बनाया गया। उसके बाद देखिए, अब यही नागर शैली का विकास हो जाएगा आगे गुप्तों के बाद। नागर शैली का आधार गुप्त काल में तैयार होगा और फिर नागर शैली का विकास होगा। नागर शैली का बहुत विकसित रूप आप खजुराहो टेम्पल में देखो। एक जस्ट उदाहरण देता हूं। अब देखो तुम साउथ इंडिया आते हो, तो साउथ इंडिया ये कैलाश टेम्पल है, ये कहां, साउथ इंडिया देखो, वो तो खैर साउथ इंडिया धोखे से। अब केव टेम्पल तमिलनाडु, ये आपका केव टेम्पल तमिलनाडु हमने इसलिए बताया कि ये आपका सबसे आरंभिक मंदिर पल्लवों का है और ये महेंद्र बर्मन शैली का है। लेकिन इसके आगे देखोगे नरसिंह बर्मन रस्ट, ये पहाड़ को काटकर है, शैलकृत गुफा है, शैलकृत मंदिर है, रॉक कट टेम्पल। यह नरसिंह बर्मन ने बनवाया है, इसको रथ टेम्पल बोलते हैं, जो महाबलीपुरम में है। इसमें उसने 8 रथ बनवाए थे, यही सब रथ है उसके। अभी मैं उसको डिटेल नहीं कर सकता, ये सब रथ हैं, रथ टेम्पल हैं, जो धर्मराज रथ से लेकर द्रौपदी रथ तक, गणेश रथ, पिंडारी रथ। और ये चालुक्य आर्ट को भी देखो, ये भी पहाड़ के ही काटकर बनाए गए हैं, चालुक्य आर्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, ये जो आप महाबलीपुरम का ये जो टेम्पल देखते हो, साउथ इंडिया का ये फ्री स्टैंडिंग स्वतंत्र रूप से बनाया गया मंदिर का उदाहरण है। ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी है। अफसोस यह है कि मंदिर में मैं जा नहीं सका, हरा टेम्पल वगैरह, तो इसमें इतनी भीड़ थी, इतना फेमस टेम्पल है, इतने टूरिस्ट यहां आते हैं इसको देखने के लिए। तो ये, और इसके बाद तंजौर टेम्पल देखो।
और ये सब फ्री स्टैंडिंग टेम्पल के उदाहरण है। और इसके बाद आप देखो गोपुरम बना है हम्पी में, ये विजयनगर आर्ट का है, ये विजयनगर आर्ट का है। तो मैं देखो अब यहाँ पर तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा कि जो विजुअल हमें करना है उसका विजुअल हर एज का सामने विजुअल होना चाहिए, तब नीचे उसकी शैलीगत विशेषता और उसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो दो मोर्चे पर हमें काम करना है। कला एक पार्ट देखना है, कला को हमको राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज से भी जोड़ना है। तो हमें मतलब ऑरिजेंटली बढ़ना है, वर्टिकली देखना है और कल्चर को एक समग्र रूप में लेकर चलना है। फिर माइग्रेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कल्चर में, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। भारत ज्योग्राफिकली डिवाइडेड है, तुम देखते हो, और मतलब डिवाइडेड इन दैट सेंस कि ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिक डाइवर्सिफाइड है। लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो लोगों का रहन सहन खान पान भी अलग अलग है। तो रहन सहन खान पान अलग अलग है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है। तो जैसे जैसे लोगों का ये चीजें अलग है, तो उसमें एक बात और भी गौर करने वाली है कि अगर ये चीजें अलग अलग हैं तो इसको कहते हैं विविधता। लेकिन फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है और लोगों का आना जाना भी है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। उत्तर में ब्राह्मण पंथ का विकास हुआ, दक्षिण भारत गया। वैदिक युग के अंत में, या आप कह सकते हो जिसको बुद्धा या काल कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैथोलॉजी में हिस्ट्री होती है। तो मैथोलॉजी के थ्रू आप हिस्ट्री का अनुमान करते हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि धर्म ही है, तो धर्म में विविधता में एकता का उदाहरण तो आपका धर्म ही शब्द है। आप देखिए तीर्थ क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। शंकराचार्य ने, बल्कि जब गांधी का कभी आप पढ़ेंगे हिंद स्वराज, हालांकि वो मत मान्य हो ये कोई आवश्यक नहीं है, तो गांधी के हिंद स्वराज में गांधी ने एक बात की तरफ संकेत किया। उन्होंने कहा है, गांधी ने, कि जब शंकराचार्य ने भारत के 4 छोरों पर 4 मठ बनाए, जैसे बद्रीनाथ देखते हो, श्रृंगेरी, उधर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और पश्चिम में द्वारका। तो जब उन्होंने 4 मठ बनाए 4 छोरों पर, तो वह एक तरह से भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। भारत में जम्बू द्वीप की अवधारणा चली आ रही है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में चक्रवर्ती शासक की अवधारणा चली आ रही है। वो कहीं ना कहीं भारत में एक सांस्कृतिक यूनिटी भी दे रही है। अलग अलग क्षेत्र, आप जैसे देखिए, एक छोटी सी कथा है, जैसे हम आपको बताते हैं, डायना एल एक ने लिखा है सेक्रेड ज्योग्राफी। सेक्रेड ज्योग्राफी से उनका आशय यह है कि भारत की ज्योग्राफी केवल डाइवर्सिफाइड नहीं है, केवल यही नहीं कि भारत में एक भौगोलिक विविधता है, बल्कि भारत का जो भूगोल है वह माइथोलॉजी से, माइथोलॉजी मतलब मिथक और धार्मिक कहानियों से भरी पड़ी है। अब आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो पहाड़ पर कहेंगे भाई यहां पर एक अनंत सर्प है, अनंत सर्प का स्थल है, प्रणाम करिए, पूजा करिए। आप, मैं केरला गया था, तो केरला में एक गाइड में ले गया, कहा कि जरा इस जगह पर चलते हैं, आपको हम एक नाम उसने लिया, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं, कि मैं चलिए मैं आपको राम आश्रम दिखाता हूं। राम आश्रम? केरला में राम कहां से आ गए? तो नहीं, श्रीलंका से जब वो लौट रहे थे तो एक रात राम सीता वगैरह रुके थे वहां। अब दैट इज व्हाट मैथोलॉजी आपको एकता प्रदान करती है। देखो, उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, तो विविधता तो आनी है, एक नई मीनिंग देती है, लेकिन विविधता में एकता भी है। कहानी है, कथा, कि जब ऋषि अगस्त, अब बिंद पर्वत है, तो बिंद पर्वत छोटा है, उसका तो आप भौगोलिक कारण बताएंगे, मैं कहूंगा कि बिंद पर्वत छोटा क्यों है, उसका रिलेटिव हाइट कम क्यों है, तो आप उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर बताएंगे। मैथोलॉजी कहती है कि ऋषि अगस्त जब जा रहे थे तो बिंद पर्वत को अहंकार हो गया कि मैं ऋषि पर्वत को थोड़ा अपना पावर दिखाता हूं। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, बिंद पर्वत ने, कि उन्होंने ऋषि के को थोड़ा सा छेड़ने के ख्याल से, माने
इन ऑर्डर टू टीज द सेंट अगस्ता, उसने अपने हाइट को बढ़ाना शुरू किया। अब ऋषि अगस्त परेशान हो गए, अंत में गुस्सा खाकर उन्होंने एक वज्र चला दिया। तो वज्र दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ थंडर और व्हाट यू कैन से मिसाइल, मॉडर्न टाइप ऑफ मिसाइल, तो माइथोलॉजी में है। तो अब उन्होंने जब वो वज्र चला दिए तो बिंद मरने हो गया, उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। इट वॉज सीरियसली इंजर्ड। तो बिंद उनके पैरों पर गिर पड़ा कि अब ऋषि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, वैसे भूल नहीं करेंगे। तो ऋषि ने उसे फिर बचा दिया, लेकिन कहा कि देखो मैं दक्षिण जा रहा हूं और दक्षिण से जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम अपने आकार को छोटा रखो। तो वही माइथोलॉजी कहती है कि आज तक बिंद ऋषि को लौटने की प्रतीक्षा कर रहा, लेकिन ऋषि लौटे नहीं। तो मतलब ये, और आप दक्षिण भारत में जाओगे तो संगम युग पोस्ट मौर्य पीरियड से जुड़ा हुआ है। आप अगर हिस्ट्री में ही देखोगे तो पोस्ट मौर्य पीरियड की राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, रोमन ट्रेड है, और तब कल्चर में आपको संगम युग आता है। तो क्या है कि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यू कैन इमेजिन कि दे आर लिंक्ड। ओके, तो ये बिंद पर्वत की जो कहानी है, वह कहानी पर हमें विश्वास नहीं करना। दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज मिथ। मतलब वह उसका प्रतीकात्मक अर्थ है हिस्ट्री में। प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, और यहां के ब्राह्मण है, बौद्ध भिक्षु है, जैन पंथ है। आप देखिए, आप माइग्रेशन की कहानी में जैन ग्रंथ से सूचना मिलती है, भद्रबाहु जैन भिक्षुओं के साथ कर्नाटक गया था और आगे चलकर कर्नाटक जैन पंथ का केंद्र बना, दिगंबर पंथ का। वही आप देखिए, पुराणों की रचना उत्तर में हुई और दक्षिण में जब पुराण साहित्य, जब दक्षिण के में भक्ति, जब पुराण साहित्य पर आधारित भक्ति से जब मिल गई तो क्या हुआ, वो अलवार और नैनार संतों का विकास हुआ। तो ये उत्तर और दक्षिण के बीच एक्सचेंज होता रहा है। तो ये हुई एकता। विविधता क्या है कि उत्तर की भक्ति से दक्षिण की भक्ति भिन्न होगी, क्षेत्रवाद का प्रभाव होगा। जो चीज उत्तर वाले संस्कृत भाषा नहीं फिर ब्रज भाषा में, अवधी में व्यक्त करेंगे, दक्षिण वाले उसे तमिल में व्यक्त करेंगे, कन्नड़ में व्यक्त करेंगे, तो भाषाई विविधता होगी। उस विविधता के बीच आपको एकता खोजना पड़ेगा। तो ये खासियत होती है, इसी को विविधता में एकता कहते हैं। वही बात नॉर्थ ईस्ट में है। असम में भी भक्ति पंथ का विकास हुआ, शंकर देवा, लेकिन लैंग्वेज क्या रहा, असमिया रहा। असमिया लैंग्वेज लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में रहा। तो इसी प्रकार से ब्रज भाषा, गुजरात में आप देखिए नरसिंह मेहता, लेकिन भाषा गुजराती। राजस्थान में भक्ति आंदोलन मीराबाई, राजस्थानी भाषा। उत्तर भारत में ब्रज भाषा। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, भाषा बंगाली भाषा। तो मतलब यह है कि हमारी एकता है, विविधता भी है। ये एक फैक्टर हुआ। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वही चीज मूर्ति कला में करनी है। अब हड़प्पाई मूर्ति कला है, बीच में थोड़ा गैप दिखता है फिर, क्योंकि हो सकता है लकड़ी की चीजों पर बनी हो। मौर्य काल में आपको दिखती हैं मौर्यकालीन मूर्तियां, जिसमें पशुओं की मूर्तियां हैं जो बड़े भव्य बने हैं, जिसमें विशेषकर रामपुरवा के बैल है। दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द ग्रेट आर्ट कनशर। फिर उसके बाद फिर जब आप मौर्योत्तर काल में आते हो तो उस समय पशुओं की वैसी भव्य मूर्तियां तो नहीं दिखती, लेकिन मानव मूर्तियां से संबंधित 3 स्कूल का विकास हो चुका है। गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल। और गांधारा स्कूल पर ग्रेशो रोमन आर्ट का प्रभाव है, मध्य एशियाई तत्वों का प्रभाव है। जो आप देखिए ना 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, गांधाराई कला पर मध्य एशिया का प्रभाव भी पूछा है, क्योंकि जो स्टूको का प्रयोग हुआ है वो मध्य एशिया का प्रभाव है, जिसमें श्वेत, जिसको मार्बल, मतलब आप कह सकते हो कि श्वेत चूना पत्थर। तो मतलब मैं ये कहना चाहता कि हम हर युग में क्यों नहीं कला का विकास देखेंगे, और उससे संबंधित जो फैक्ट है वहीं पर हम क्यों ना उसको नोट डाउन कर लेंगे। मतलब वैसे तो रैंडम पढ़ने वाली बात हो जाएगी ना, रटने वाली बात हो जाएगी। फिर वहां से हम गुप्त कला में सारनाथ कला पहुंच जाएंगे, और गुप्त कला के बाद उसी तरह आप देखोगे दक्षिण भारत में चोल कला और पल्लवों के काल की मूर्ति कला,
अब गुप्त काल के बाद फिर आप आगे बढ़ते जाओगे तो जैसे अजंता में की मूर्तियां दिखेगी, तो उसी प्रकार से बाघ की मूर्तियां भी, चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला भी वहां दिखेगी आपको। और फिर वहां से जब आप बादामी बढ़ोगे, बादामी के बाद फिर दक्षिण भारत में, तो इसी प्रकार से आप चोल काल में जाओगे, तंजौर। तो हम हर युग से चेंजेज को देखें, किसको पढ़े, परिवर्तन को देखें। मूर्ति कला के बाद वही चित्रकला होगी। चित्रकला का आरंभिक साक्ष्य आप अगर मध्य पाषाण काल को लो, तो पहले तो यही समझना चाहिए स्टूडेंट्स को, चित्रकला के रूप कितने हैं। स्तंभ चित्रकला, वो उदाहरण आपको दिखता है, उसको गुफा चित्रकला कहते हो। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मुरल पेंटिंग, जो कि आपको गुफा के दीवार पर या बाहर के चट्टान पर मिलता है। फिर आगे देखते हो तो अजंता चित्रकला का आरंभिक रूप आपको कहां से मिलने लगता है, तो मौर्योत्तर कला। मौर्योत्तर कला में आपको अजंता का आरंभिक चित्र मिलने लगता है। दैट्स गुड, क्योंकि 9वां और 10वां नंबर वहां से फिर आते हो तो गुप्त काल में आपका जो 3 गुफाएं खासकर है, जो एक क्लासिकल फॉर्म को दर्शाती है, वहां से फिर बढ़ते हो तो बादामी की चित्रकला, वो भी आपको फ्रेस्को पेंटिंग का उदाहरण मिलता है, यानी स्तंभ चित्रकला का। फिर वहां से तो इस प्रकार से 10वीं सदी तक जाकर आप विशेष रूप से एलोरा का जो चित्रकला है, उसके बाद आपको स्तंभ चित्रकला का पतन दिखेगा। और 10वीं सदी से आपको लघु चित्रकला, जो तालपत्र पर बनता था, वो शुरू होगा। और फिर वो लघु चित्रकला जैनियों ने उसके डेवलपमेंट में अपना विकास करेंगे, वो फिर आगे राजपूत चित्रकला में प्रतिफलित होगा। फिर उसके बाद वो पोथी चित्रकला का रूप लेगा, और यह पोथी चित्रकला मुगल चित्रकला को प्रभावित करेगा। तो हम क्यों न उसको इंटीग्रेटेड देखें, इसमें हमें ज्यादा श्रम नहीं लगेगा, बल्कि हमें पढ़ना आसान हो जाएगा, हमें चीजें याद रहेगी, हम इंजॉय करेंगे। उसी प्रकार से नृत्य कला, संगीत कला, उसमें आपको ज्यादा नहीं, पूरे एंशिएंट को एक साथ देख सकते हो। विज्ञान और तकनीकी का परिवर्तन पूरे आप एंशिएंट से मिडिवल तक आ सकते हो। उसी प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे आप देखो साहित्य कहीं है, आज की तारीख में कोई भी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट है और वह यह कहे कि मुझे साहित्यिक ग्रंथों की सूची दीजिए, मैं उसको याद रखूंगा, तो मुझे लगता है उससे अनसाइंटिफिक तरीका कोई नहीं है। हो सकता है कालिदास की रचनाएं आपको याद रहे, लेकिन आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ये अगर पूछता है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ एक शुंग शासक को नायक के रूप में चित्रित करता है, और चॉइस 1 में आपको मालविकाग्निमित्रम, और बी में आपको विक्रमोर्वशीयम, सी में अभिज्ञान शाकुंतलम, और डी में आपको अगर कोई अन्य चॉइस दे देता है, तो आप उसमें डिटेक्ट करना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर जो आपका रटा हुआ ज्ञान है, वो रटा हुआ ज्ञान वहां मिस हो जाएगा। प्रीलिम्स का सूत्र यह है कि 25% हम जानते हैं, 25% हम नहीं जानते हैं, और शेष 50% हम इंटेलेक्चुअल गेज से जानते हैं। और अगर हमारी समझ जितनी विकसित होगी, हमारा इंटेलेक्चुअल गेज उतना ही सटीक होगा। तो उसके लिए मेरा अपना फार्मूला यह है कि पहले कोई बच्चे अगर एंशिएंट ग्रंथ पढ़ने चले, तो उसे पहले ज्ञात हो कि भाषा साहित्य यानी लैंग्वेज लिटरेचर, भाषा साहित्य लैंग्वेज लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट लिपि, भाषा साहित्य एवं लिपि, इन तीनों का संबंध उसे ज्ञात हो। आप जानते हो कि लिपि में भारत की प्राचीनतम लिपि सिंधु लिपि थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, तो उसको छोड़ देते हैं। जो सबसे पहली पढ़ी जाने वाली लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, लेकिन उससे पहले भाषा का विकास हो चुका था। यानी जो वैदिक साहित्य है, वो वैदिक साहित्य को लिपि का सपोर्ट नहीं था, वो मौखिक परंपरा से चलती थी। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन उसे याद करके चलाते थे। खैर एनीवे, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब भाषा लिपि का संबंध जानते हो कि भाषा माध्यम है, और भाषा और साहित्य का संबंध अगर जानते हो कि भाषा माध्यम है और साहित्य उसका भाव है, बोध है, तो इसका मतलब हुआ कि आप भाषा साहित्य को
इंटीग्रेटेड मान के चलो, भाषा डेवलप होगी तो उसमें साहित्य लिखा जाएगा। तो उस क्रम में आपको सबसे पहले कौन आता है? संस्कृत। संस्कृत के भी कई भेद हो सकते हैं, तो आपको क्षेत्रीय भेद भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत एक। अब ये संस्कृत पहले वैदिक संस्कृत होगी, जो वैदिक आर्यंस लेकर आएंगे, आर्यन भाषा समूह का उत्तर भारत में। यहाँ आएगी तो वो गैर आर्यों की ध्वनि शास्त्र से मिल जाएगी, तो वो बन जाएगी। उसका विकास फिर लौकिक संस्कृत में हो जाएगा। लौकिक संस्कृत मतलब वह उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, तो लौकिक संस्कृत। ओके, अब इसको पाणिनि इसको अष्टाध्यायी लिखकर व्याकरणबद्ध कर देगा, इसे व्याकरण। और जब भाषा में व्याकरण का आधार मिल जाता है तो वो भाषा एक स्टैंडर्ड या मानक भाषा बन जाती है। विद्वत समाज से उसे स्वीकृति मिलती है, साहित्यिक भाषा के रूप में उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन वो जनसामान्य उससे कटते चले जाते हैं, क्योंकि जनसामान्य को तो व्याकरण के नियम ज्ञात नहीं होते हैं। आपको पता ही है कि संस्कृत में प्रत्येक शब्द की विभक्तियां आप याद करिए बचपन में, तो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग। तो क्या हुआ कि लोगों ने इसके समानांतर एक जनभाषा गढ़ ली, जो अपनी विभक्तियों को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से। तो इसी क्रम में तुम देखोगे कि यहां से फिर प्रथम प्राकृत पाली को बोलते हैं, पाली का विकास हुआ। और फिर पाली से द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत का विकास हुआ, और प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, मराठी। तो मैं ये करना चाहता हूं कि जैसे आपको क्रोनोलॉजी युग का क्लियर है, तो उसी के साथ हर युग में साहित्य का क्लियर होगा। और मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूं। जैसे देखिए, अब हम अगर मेरा बस चले तो मैं ये कहूं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही करता हूं कि उनको करना चाहिए, जैसे अब वैदिक साहित्य, तो अब जब आप पढ़ते हो तो संस्कृति सबसे लास्ट में संस्कृति आती है, चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हो या जनरल स्टडीज पढ़ते हो, व्हाटएवर। तो आप जैसे सबसे संस्कृति में आपका जब साहित्य, भाषा साहित्य का कॉलम आए, तो आप जैसे वैदिक साहित्य आपने देखा, तो वैदिक साहित्य में यहां पर तो कोई समस्या ही नहीं है, केवल एक ही संस्कृत भाषा ही डोमिनेंट भाषा है। इसमें केवल साहित्य के प्रकार अलग होंगे। तो आप वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद कर दिया, हो गया। लेकिन जब आप बुद्ध काल में आए तो उस समय पाली का भी विकास हो चुका है। तो यहां पर तब संस्कृत भाषा, इसका मतलब है संस्कृत भाषा का महत्व अभी समाप्त नहीं हुआ, या थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि बुद्ध और जैन की भाषा प्राकृत हो गई, यानी पाली प्रथम प्राकृत। तो यहां पर संस्कृत भाषा, जैसे यहां पर तुम ब्राह्मण ग्रंथ कहोगे, तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदांत तो संस्कृत में ही लिखा गया है ना, और लेकिन यहां पर बौद्ध ग्रंथ कहोगे तो यह पाली में लिखी गई है। तो इसमें बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक में 2 पिटक इस काल तक संकलित हुए हैं। तो 2 पिटक अभी इनको रिटर्न रूप नहीं दिया गया है। वैदिक ग्रंथ को या वैदिक साहित्य को 11वीं सदी में लिखित रूप दिया जाएगा, मौखिक परंपरा से चलती थी। तो अब बौद्ध ग्रंथ देखा, अब जैन ग्रंथ, ये भी प्राकृत भाषा में है। तो जैन ग्रंथ में 14 पर्व है, उसको आपने लिखा। यहां पर आपने देख लिया क्लियर कट कि भाई कौन कौन से ग्रंथ है और ये किस किस भाषा के ग्रंथ है। वहां से आप चले आए मौर्य काल। अब मौर्य काल में आप आए तो मौर्य काल में तब तक राजकीय भाषा के रूप में अशोक अपना चुका था प्राकृत को, यानी पाली को, प्रथम प्राकृत, और उसी में उसने अपने अभिलेख खुदवा दिए, तो उसका महत्व भी बढ़ गया। और बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक में तीसरा पिटक। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं डायग्राम कि यहां पर प्राकृत भाषा देकर, और यही प्राकृत भाषा देकर इसको 3 भाग कर दोगे। राजकीय भाषा के रूप में अशोक के अभिलेख, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। इधर लेकिन संस्कृत का प्रयोग बंद नहीं हुआ है। इसी काल की, इस काल की ही केवल नहीं है, सॉरी परंतु इस काल में इसके अधिकांश भाग रचे गए हैं संस्कृत कि वह ग्रंथ याद करिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कात्यायन का वर्तिका, इस संस्कृत में लिखी गई। लिस्ट बन गई ना। मौर्योत्तर काल में आए तो मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत पर भी हमको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें दक्षिण भारत में उस काल में एक तो सातवाहन आ गए महाराष्ट्र में, और सुदूर दक्षिण में अब देखोगे चूलचेर और पांड्य। तो जब आप मौर्योत्तर काल में जब आए, इसको मैं बदल ही डालता हूं, जब आप मौर्योत्तर काल में आए तो मौर्योत्तर काल में पहले उत्तर भारत का कॉलम बनाइए। तो उत्तर भारत में संस्कृत का महत्व उस काल में फिर बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय
जब रुद्र दमन आता है तो पहला संस्कृत का जूनागढ़ अभिलेख खुदवाता है, और उस समय तक महायान बौद्ध धर्म का विकास हो जाता है और महायान बौद्ध धर्म संस्कृत को अपना लेता है। तो महायान बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। ओके, हाँ, जो जैन ग्रंथ है वह भी संस्कृत में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बढ़ पाए। फिर दक्षिण भारत में आते हो तो सातवाहन की जो राजकीय भाषा है वो प्राकृत ही है, गाथा सप्तशती उसकी रचना है। और सुदूर दक्षिण में जाते हो तो तमिल साहित्य का विकास देखने को मिलता है जो संगम साहित्य है। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं ये मानकर चलता हूं कि सिस्टमेटिक कर देंगे तो चीजें खुद याद हो जाएगी। ये मेरा फॉर्मूला है और मुझे आज तक याद रखने की समस्या नहीं हुई है। इसलिए कोई अगर कहता है हिस्ट्री में फैक्ट्स है तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री को ठीक से उसने टैकल नहीं किया। इतना इंटरेस्टिंग है कि केवल चेंजेज अगर तुम देखते चलोगे तो आपको काम लाइक इतने फैक्ट्स याद रहेंगे कि मेंस में तो कोई समस्या भी नहीं, और प्रीलिम्स में भी अधिकांश समस्याएं आपको केवल देखने से हल हो जाएगी। हो सकता है 2-4 डेटा आपको अलग से देखना पड़े, जिसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया है कि आप ब्लॉक बना लीजिए। इस प्रकार से वही तरह से विज्ञान जाएंगे, तकनीकी जाएंगे, करते हुए हम समाप्त करेंगे। लेकिन अब एक कॉलम हमें फिर बनाना है। ये जब सारे कॉलम बन जाएंगे तो एक कॉलम हम फिर बनाएंगे, विदेशी लेखकों की दृष्टि में भारत। विदेशी लेखकों की दृष्टि में भारत, मतलब इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन स्कॉलर्स। अब इसलिए कि आपको तो ऑलरेडी अरब सोर्स और चीनी सोर्स पूछ चुका है। जब आपका क्रोनोलॉजी क्लियर है तो हर कुछ क्लियर है। अब क्रोनोलॉजी में वैदिक काल में तो कोई विदेशी का विवरण हमारे पास नहीं है। बुद्ध काल में सिकंदर के साथ उसके हिस्टोरियंस आए, उसने कुछ विवरण दिए, देख लीजिए। मतलब वो हल्का फुल्का, क्योंकि सबसे पहले हेरोडोटस लिखा है और हेरोडोटस के बाद उसके साथ जो आया हुआ एनासिक्रिटिस है उसको भारतीय दार्शनिकों पर लिखा है कि भारतीय दार्शनिक कैसे होते थे, संतों पर लिखा है। कुछ विचित्र सूचनाएं दी है। उसने ऐसे मानव को देख लिया जिसके नाक में होल नहीं है। अब पता नहीं वो लोगों ने क्या देखा और उन्होंने लिख डाला। उसके बाद आता है मेगास्थनीस, वो लिखता है, उसकी मूल कृति नहीं है। बाद में उसी को स्ट्रैबो, डायडोरस जो रोमन लेखक हैं, प्लिनी, इन सबों ने उसके विवरण को लिखा है। तो वो वो विदेशी लेखकों का विवरण हो गया। उसके आगे हम आते हैं तो विदेशी लेखकों के विवरण के बाद फिर मरणोत्तर काल के बाद तो गुप्त काल में फाहियान आ जाता है। चाइनीज है, उसने कैसे देखा हिंदुस्तान को। हर्षवर्धन के काल में यानी गुप्तोत्तर काल में ह्वेनसांग आ जाता है। उसके बाद आप देखते हो तो अरब लेखक धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, तो अल मसूदी आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता कि उसी तरीके से जब मध्य काल में आप आओगे तो विदेशी लेखकों में पहले तो कुछ पर्शियंस और सेंट्रल एशियन भी आते हैं जो विजयनगर में भी जाते हैं। आपने अब्दुल रज्जाक का नाम सुना होगा, कुछ इटालियन में निकोलो कोंटी का नाम सुना होगा। फिर आगे कुछ फॉरेन स्कॉलर्स जो इंपॉर्टेंट उसका नाम, या जैसे बर्नियर है, ट्रेवेनियर है, कई प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ देते हैं। तो उस सबकी सूची बनते हुए मॉडर्न तक अगर चले जाओगे तो मैं तो मानता हूं कि आज तक मैक्स वेबर ने इंडिया के बारे में क्या सोचा, मार्क्स ने इंडिया के बारे में क्या सोचा, इससे पहले हीगेल ने इंडिया के बारे में क्या सोचा था, हमें लगता है कि इसमें ज्यादा श्रम नहीं लगेगा। यूपीएससी का फार्मूला है समथिंग ऑफ एवरीथिंग। अगर कोई स्टूडेंट्स को हल्का हल्का ज्ञान करा दिया जाए, और फिर जब हमको आज़ादी मिली तो फॉरेनर्स क्या सोच रहे थे। बहुत सारे फॉरेन लेखक ने, जैसे E.M. फॉस्टर ने लिखा है पैसेज टू इंडिया लिखा, तो वो क्या सोचते, उन्होंने कैसा एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा गया, उसके पीछे क्या भारत के बारे में उनका क्या सोच है। क्योंकि भारत के इससे पहले प्राच्यवादी आए, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, तो उनकी क्या सोच है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें ज्यादा श्रम खर्च नहीं करना। एक रास्ता होता है प्रिसाइजली, मुख्य केवल बेसिक एसेंस। हमें बहुत बड़ा एरिया होता है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, उसमें समय बचाना। तो अगर वह भी किसी के पास अगर कोई यह विवरण रखता है, सो इज द बेटर। लेकिन कम से कम एंशिएंट टाइम में जितने फॉरेन
ऑथर्स आए हैं उसके बारे में भी अगर ज्ञान रखता है तो मुझे लगता है मेडिवल में उसके बारे में नहीं पूछेंगे। फिर मैंने कहा कि देखो, जब आप सल्तनत काल और मुगल काल में आ जाओगे तो फिर इसी फार्मूला को वहां पर अपनाओ जिसको हम कहते हैं लेट मेडिवल पीरियड। लेट मेडिवल पीरियड में भी आप उसी तरह से डिवाइड कर लो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तब सांस्कृतिक पर आइए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिवल में भी आपको पूरा जस्टिस करना है, क्योंकि हिस्ट्री दो तरह की होती है। एक पॉपुलर हिस्ट्री है जिसमें आजकल तुम देखते हो कि जैसे मुगलों के बारे में या फिर मेडिवल के बारे में आज जो धारणा है, हम उसे जो पॉपुलर पार्लेंस में या फिर पॉलिटिकल पार्लेंस में राजनीतिक नेताओं के बीच या लोकप्रिय के बीच जो कहीं कहीं धारणाएं उभर कर आती हैं, दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ एकेडमिक हिस्ट्री। एकेडमिक हिस्ट्री को से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम क्वेश्चन का उत्तर वह लिखते हैं। लास्ट में मैं थोड़ा सा 5 मिनट उस पर प्रकाश डाल दूंगा। जो क्वेश्चन हमें लिखने के लिए बोलता है, जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि अब ये बात मेरे भी स्टूडेंट्स में या कई मतलब मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें भी आते हैं, क्या मुगल विदेशी थे? मैंने इंटरव्यू वाले क्लास में भी इसको क्लियर किया है कि कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इससे गलत उत्तर कोई नहीं होगा। तो आप एक तरफ उन्हें विदेशी कहेंगे, लेकिन भारत की जो मध्यकाल की सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को आप कैसे अस्वीकार करेंगे? शहरों का नाम बदलने से उनकी सांस्कृतिक धरोहर समाप्त नहीं हो जाएगी। आप शहर का नाम बदल दोगे, लेकिन उस मॉन्यूमेंट को क्या करोगे? आगरा के ताजमहल को क्या करोगे? फतेहपुर सिकरी के उस, आज भी आपको इंडियन टूरिज्म का फेस कौन है? इंडियन टूरिज्म का फेस है मुगल आर्किटेक्चर। अभी भी इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में जो रिप्रेजेंटेशन इंडिया का होता है उसमें मुगलिया फूड्स एक बहुत ही बेहतर किस्म के फूड्स माने जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव फूड्स हैं इंडिया के। कथक नृत्य का विकास मुगलों के दरबार में है, जिसको कहते हैं ध्रुपद गायकी, ध्रुपद, ख्याल और गजल, जो भारत की क्लासिकल संगीत है, हिंदुस्तानी शैली जिसे कहते हो। इसमें आमिर खुसरो से लेकर और मुगलों का तानसेन और वगैरह जिस तरह के हैं, उनके बहुत बड़े योगदान है। ध्रुपद गायकी में तो तानसेन को आप जानते हो कि वो तो एक लीजेंडरी है फिगर। तो मतलब ये है कि वी कैनॉट डिनाई दिस लेगेसी, और करना भी नहीं चाहिए। 18वीं सेंचुरी के इंडिया में हिंदुस्तानी कल्चर था, हिंदू और मुस्लिम कल्चर नहीं था, हिंदुस्तानी कल्चर। हमने एक बुक पिछले साल ही निकली थी, ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मध्यकाल पर ही है, द लॉस ऑफ हिंदुस्तान, द लॉस ऑफ हिंदुस्तान, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द लॉस ऑफ हिंदुस्तान, इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इस बुक का थीम यह है कि एक्चुअली ये जो हिंदू और मुसलमान का जो भेदभाव है, यह भेदभाव जो फैलाने का काम मुख्य रूप से ब्रिटिश के द्वारा किया गया, और इसका फायदा उठाया कुछ मुस्लिम एलिट्स ने, और कुछ जो हिंदू रूढ़िवादी तत्व थे उन्होंने अनजाने ही मुस्लिम एलिट्स को फायदा पहुंचा दिया। क्योंकि एक तरफ वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि जो मुस्लिम एलिट्स हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, वो एक साथ एक राष्ट्र की सीमा में नहीं रह सकते, और जो हिंदू रूढ़िवादी तत्व हैं वो इन्हीं बातों को दोहराकर उनके द्वारा जो दिए गए स्टेटमेंट थे उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आई थिंक कि दिस वाज गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉस। तो ये मतलब अब जैसे देखो उन्होंने जनगणना की, तो जनगणना की तो उसमें हिंदू और मुस्लिम के कॉन्सेप्ट को जानबूझ के बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। जैसे उनका इतिहास लिखा गया जेम्स मिल ने, तो उसने हिस्ट्री को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में बांट दिया। तो उनका सेंसस हो, उनका इसके उससे भी जब नहीं हुआ तो उन्होंने जानबूझकर हिंदू संप्रदायवाद को भड़काते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और इसका फायदा मुस्लिम एलिट्स उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन मुसलमान था उनको विशेष रूप से मतलब इसका नहीं था। परिणाम हुआ कि दुनिया के 10 ट्रेजेडीज में एक ट्रेजेडी हो गई पार्टीशन। तो अब उसके बाद फिर इस पूरे मिडिवल हिस्ट्री के
में एक तरह से हेटर्ड और काउंटर हेटर्ड वाली चीजें होने लगी। लेकिन इसका जो कंपोजिट कल्चर है, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? आप केवल औरंगजेब के और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों को याद रखने की कोशिश करते हो, और उसमें भी उन शासकों के समय भी इंडिया के कंपोजिट कल्चर का विकास हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत के 300 ग्रंथों का पर्शियन में जो म्यूजिक पर है उसका अनुवाद करवाया है, और औरंगजेब ने भले ही म्यूजिक को बैन किया है, परंतु संस्कृत को उसके काल में काफी संरक्षण मिला और संस्कृत की प्रगति हुई है, और म्यूजिक पर सबसे अधिक टेक्स्ट उसी काल में लिखे गए हैं। इसके अलावा उसी के समय सबसे जो सीनियर मनसबदार थे, जिसको सूबादार भी बनाया गया, वो हिंदू ही थे। मिर्जा राजा जयसिंह है, जसवंत सिंह थे, क्योंकि ये औरंगजेब कोई मेहरबानी नहीं कर रहा था। यू कैनॉट सर्वाइव इन इंडिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ द हिंदू नोबल्स, यू कैन से। तो ये तो आपकी मजबूरी थी। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल तब भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। और रह गई औरंगजेब की बात, तो औरंगजेब कोई मॉडर्न रूलर नहीं है। मध्यकाल के जो रूलर्स थे, तो उनका स्टैंडर्ड, अगर हम मॉडर्न स्टैंडर्ड पर इवैल्यूएशन करेंगे तो बहुत सारे उसके समकालीन रूलर्स से मैं आपको बताता हूँ। जो ऑड्रे ट्रस्के, उसने जो रिसर्च निकाला, उसमें औरंगजेब का जो कॉन्टेम्पररी रूलर है वो था लुइस 14। लुइस 14 जो फ्रांस का शासक है। तो फ्रांस का शासक था, कॉन्टेम्पररी शासक। उसने ह्यूज नोट्स, जो प्रोटेस्टेंट थे, उसको इतना परजिक्यूट किया कि उसके सामने औरंगजेब का यहाँ पर परजिक्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने तो युद्ध के समय कुछ इस तरह की वारदातें की, अन्यथा वो खुलकर नहीं कर सकता था। खुलकर अगर करता तो अपने शासन को चला नहीं पाता। इस बात को अच्छी तरह जान रहा था। जब दक्षिण में मराठों से उसका हुआ, और जब अंत में उसने दक्षिण के राज्यों को जीता, मराठों से उसका संघर्ष हुआ, और जब लगा कि मराठों को हम नहीं विजय कर सकेंगे, तो अंत में उसने चाहा जो नायक शासक, जो विजयनगर के उत्तराधिकारी जो नायक थे, वो हिंदू थे, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए जजिया टैक्स तक दक्षिण में हटाया। तो मतलब यह हुआ कि औरंगजेब का भी जैसा दिखता है उसके पीछे भी कुछ चीजें हैं। तो वो तो खैर अलग चीज हुई, लेकिन चलिए, फिर भी औरंगजेब और फिरोज शाह तुगलक ने जो की वो बहुत दुखद थी। लेकिन एक बात यह भी है, उसी मध्यकाल में रसखान भी तो है, रहीमन अब्दुल रहीम खान खाना भी तो है, जिसने इंडिया के कंपोजिट कल्चर को बढ़ाया। आज भी रसखान के जब कृष्ण पर और ब्रज भाषा पर जब दोहे सुनोगे तो सुनकर, उस काल में उर्दू का विकास हुआ है, जो भारत की जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान थी। तो इतनी सारी उपलब्धि को हम कैसे नकार सकते हैं, विशेषकर तब जब हमारे यहाँ की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी आज भी मुस्लिम ही है। तो मैं स्टूडेंट्स, खुद ही आपको क्वेश्चन हिंट करेगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद मैं एक प्रश्न का यहां पर उदाहरण देता हूं। जैसे इसी साल आप प्रश्न को देखिए और आप हमें ये बताइए कि इस प्रश्न का इशारा किस तरफ है। ये प्रश्न है, मैं आपको बताता हूं कि मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। तो मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए, 250 शब्दों में लिखना है। तो ये उस काल का फारसी को युगबोध बता रहा है। तो मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कैसे उसमें की जो फारसी रचनाएं हैं। अब जैसे सुजान राय खत्री ने लिखा है खुलासत उत तवारीख, तो अब सवाल ये उठता है कि हिंदू भी जो लेखक थे, भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा है नुस्खाए दिलकुशा, ये सब हिंदू थे, लेकिन वो पर्शियन रचनाएं भी लिखी हैं। तो ये भारत की, इसको कहते हैं गंगा यमुनी संस्कृति। तो गंगा यमुनी संस्कृति की विरासत को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। फिर आप स्थापत्य में जाएंगे तो मैं फिर वही स्थापत्य का तो मेरा फॉर्मूला है, जो विजुअल देखते हुए चलिए कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। सल्तनत से शुरू करिए, और सल्तनत से शुरू करते हुए आप मुगल आर्ट पर, जैसे अब देखिए यहाँ पर दोहरे परत वाले गुंबद बनना शुरू हुआ, तो हुमायूं का मकबरा इसका अगला विकास देखिए। हुमायूं का मकबरा में आप आ जाएंगे और उसका अगला विकास आप देखेंगे तो आप आगरे के ताजमहल में आ जाएंगे। तो ये एवोल्यूशन जो आर्किटेक्चर का हुआ है, उसका विजुअल कहीं ना कहीं आपको एक समझ चाहिए होगा। तो दैट इज बेटर। और ये फार्मूला वही तो, उसी तरह से भाषा में अब जितनी भी भारतीय भाषाएं वो तो चलती ही रहेगी।
जो आधुनिक भाषाएं हैं, जैसे अब हिंदी में ही 17 बोलियां हैं, तो उसमें अवधी भी है, ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, खड़ी बोली भी आगे चल रही है। लेकिन मुस्लिम जब भारत में जब तुर्की लोग आए थे तो अरबी भाषा उनकी धर्म की भाषा थी, फारसी भाषा उनकी राजकीय भाषा हुई, तो वो भाषा यहां पर आई। तुर्की भाषा भी लेकर बाबर आया था, तुर्की में ही लिखा था उसने तुजुक बाबरी, लेकिन वो तुर्की भाषा वहां नहीं चल सकी। तो ये दोनों भाषाएं तो चल रही हैं, और फिर भाषा भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर उर्दू का विकास हुआ। आगे चलकर 18वीं सदी में उर्दू ही राजकीय भाषा बन गई। 1857 के विद्रोह के समय उर्दू जुबान थी दिल्ली की। तो मतलब यह है कि ये सारे परिवर्तनों को अगर हमारी समझ है, उसके साथ फैक्ट जुड़ा हुआ है, तो फिर कल्चर की समझ है। अब आपको यह बात आ रहा होगा दिमाग में कि मैं क्यों इस तरह का स्टेटमेंट देता था कि आ जाओ और मैं आपको बताता हूं कौन सी पुस्तक पढ़ो। पुस्तक आप कोई भी पढ़ो। वैसे मैं आपको बताऊं कि पुस्तक पटनायक साहब की बहुत इंफॉर्मेटिव है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो बच्चे उसको जरूर रखें। लेकिन उस पुस्तक को चूंकि जो टेबुलर फॉर्म में चीज दी गई है आपको याद नहीं रहेगा, आपको स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा। उसको स्ट्रक्चर बनाइए और उससे तथ्य लेकर उसको सप्लीमेंट कर लीजिए। और स्ट्रक्चर किसी सिंपल बुक से बनाइए। जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के लिए आप कोई साधारण आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, किसी की पुस्तक पकड़ लीजिए। एनसीईआरटी ही पकड़ लीजिए। एनसीईआरटी भी जो पुरानी एनसीईआरटी है और नई एनसीईआरटी मिला के पकड़ सकते हैं। तो आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक का स्ट्रक्चर बनाइए और फिर उस पर सांस्कृतिक पर आइए। तो उसमें आप चीजों को ज्यादा जुटाइए और उस क्रम में आप चाहें, उस क्रम में चाहें क्या, उस क्रम में आपको ये बहुत हेल्पफुल बुक रहेगा जो पटनायक साहब की बुक है। तो मुझे लगता है कि बुक का कंपाइलेशन तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मुझे एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आज जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, कल्चर का जब पार्ट आप मेंस में कहते हो, खासकर यूपीएससी का, तो मैं मानकर चलता हूं कि उसमें थोड़ा सा जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि वह पार्ट पुस्तक से प्रायः नहीं मिल पाता है। जैसे मैं इनका भी देख रहा हूं, देवदत्त पटनायक की जो पुस्तक है उसमें विजुअल आर्ट तक मीडिया भी, जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक को भी कवर किया है, वो बहुत सराहनीय है। लेकिन एक चीज जो मैं चाहता था कि जो कवर हो, वह कवर नहीं हो पाया, जबकि ये अभी यूपीएससी के कल्चर में एक अच्छा खासा पार्ट ऐसा है। जैसे देखो, 2 स्टेज इसके बाद आपको पार करना होगा। आपको कल्चर को मॉडर्न में भी ले चलना होगा। सिलेबस में भी मॉडर्न शब्द उन्होंने दिया हुआ है। जैसे देखिए, अब क्या करना है कि 18वीं सेंचुरी के भारत में जिस समय ब्रिटिश आए, उसमें भारत का कल्चरल कंडीशन क्या था, कल्चरल वहां की सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। और ब्रिटिश ने हमारी संस्कृति, 2 बातें हुई। एक तो कुछ चीजें उन्होंने नहीं समझी, बाहर से आए थे, विदेशी थे, हमारी चीजों को नहीं समझते। जैसे जनगणना में जाति व्यवस्था को ही नहीं समझा कि जाति व्यवस्था में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था और सबको उन्होंने बांट दिया वाटर टाइट कंपार्टमेंट में। वही बात हिंदू और मुसलमानों के साथ उन्होंने की। तो कुछ तो नासमझी थी और कुछ सोची समझी चाल थी। तो उनका जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, उन्होंने जो हिंदुइज्म और मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो प्रोत्साहन दिया, वो पहले क्लियर होना चाहिए। उस पर आपका क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद जब हम नेशनल मूवमेंट लड़े, तब तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही कैसे कैसे संप्रदायवाद आया। उससे पहले 19वीं सेंचुरी में जिसको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है, उसमें कैसे समाज धर्म सुधार आंदोलन चला, हमारे बहुत सारे हिंदू सुधारक हुए। तो हिंदू सुधारकों ने जो सुधार की बात की, वो तो एक तरह से एलिट हिंदुइज्म को ही लाया। माने कुलीनों का, हिंदुइज्म का भी तो बहुत बड़ा दायरा है। अगर ये बात नहीं थी तो राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो धर्म सुधार किया गया, और दयानंद सरस्वती की तो बात मत पूछिए, उसमें तो थोड़ा संप्रदायवाद का भी टीज था। तो यह चीज जो निम्न जाति के सुधारक थे, ज्योतिबा फूले तो थोड़ा पहले आए थे, लेकिन नारायण गुरु थे, पेरियार नायकर थे और भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर हिंदुइज्म के नाम पर जो एलिट कल्चर है, उसी को प्रोत्साहन मिला था। जो निम्न जाति है वो अपने आप को जस्टिस फील नहीं किया था, या महिलाओं ने भी जितना उनको अधिकार मिलना चाहिए नहीं। इसलिए महिलाओं ने, जैसे पंडिता रमाबाई से लेकर बहुत सारी महिला सुधारक हुई, ताराबाई सिंधे, उन्होंने अपने सुधार अपने ढंग से चलाए। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये नॉलेज कल्चर के बच्चों को होना चाहिए। वो आपको सोशल वाले इशूज में भी काम आएंगे, यहां भी काम आएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है कि हमारा जब स्वतंत्रता मिली और हम राष्ट्र निर्माण की तरफ गए,
तो उस समय हमारे कल्चर ने का क्या योगदान था, उसमें हमारे कल्चर को हमने कैसे डील किया, क्योंकि हमारे कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन था, विविधता थी। उस समय विविधता में एकता कितनी कम आई, क्योंकि पश्चिम का जो नेशन का मॉडल था उस पर हम फिट नहीं बैठ रहे थे। जॉन स्ट्रेची ने स्पष्ट कर दिया भारत राष्ट्र नहीं हो सकता, यहाँ पर बंगाली और मराठी में कहीं ज्यादा अंतर है अपेक्षाकृत। तो हाँ, उसने दो देशों की तुलना की, आयरिश लोग और एक और कंट्री का, जो उनमें कम भिन्नता है और भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब यहाँ के मराठी और बंगाली में बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है। तो ये जब वो ब्रिटिश ऐसा दावा कर रहे थे कि इंडिया नेशन नहीं बन सकता, फिर हम कैसे नेशन बने। आप यही गौर करके देखें कि अफ्रीका से लेके बाकी देशों को, चूंकि उनका जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वही मिसफिट है, उनका आकार छोटा है, उनमें विविधता कम है, तो उन्होंने एक नेशन बनाया और उसमें उन्होंने यूनिफॉर्मिटी की बात की, एक भाषा एक राष्ट्र। हम वही कोशिश करते तो हम टूट जाते। श्रीलंका ने कोशिश की तो देखिए समस्याएं पड़ गया। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाना चाहा उर्दू भाषा पर, तो देखिए बांग्लादेश अलग हो गया। हमें वो रिस्क नहीं लेना था, तो हमने उसमें 14 भाषाओं को चुना। बाद में उस भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर देखो आज 21 कर दिए, 22 अवेटिंग है, जो हमारी राष्ट्रभाषा बन गई। और हिंदी के समानांतर अंग्रेजी को भी चुना और हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया। धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर हो, लिंग्विस्टिक मुद्दे हो, फंडामेंटल राइट्स में उसके लिए जगह बनाई। फिर आगे जब मामला आया भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का, वी हैव आल्सो मेड अ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन फिर भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन पर हमने कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया और हमने नेशन बनाया, लेकिन चुनौतियां तो आज भी कुछ बनी हुई है। प्रांत ने मांगा कि हमें एक राजभाषा चाहिए, हमने प्रांत को उनकी भाषा स्वीकार कर लिया, हिंदी भाषा पर प्रांत बना दिए, बांग्ला भाषा पर बना दिए। लेकिन जरा सोच कर देखिए, उसी बांग्ला भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जो वहां के भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वो राज्य के अंदर पिस रहे हैं और राज्य सरकार से उनकी आज तक परेशानी चल रही है। 2017 में यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का आधार क्षेत्र है न कि राज्य, परीक्षण कीजिए। क्यों? क्योंकि 2017 में बांग्ला भाषा वर्सेस नेपाली भाषा, गोरखालैंड का मुद्दा उभर कर आया था और गोरखा लोगों का कहना था कि हमारी नेपाली भाषा पर ममता बनर्जी की सरकार या वहां पर जो भी सरकार थी वो बांग्ला भाषा को थोपने का प्रयत्न कर रही। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि यह समस्या हर राज्य सरकार के साथ है। आज यूपी में और बिहार में उर्दू भाषी अपने को दबा पीछा महसूस कर रहे हैं, मैथिली भाषी कह रहे हैं हमें अलग चाहिए, भोजपुरी भाषी को अलग चाहिए। तो समस्या तो आज भी बनी हुई है। तो कल्चर में इन सारा स्टडीज हमारा पार्ट है, लेकिन जब हम प्री हिस्ट्री और इंडिया के एंशिएंट से बढ़कर आज तक आएंगे तभी हम विविधता में एकता को समझ पाएंगे। तो माय स्टूडेंट्स, ये आपको कठिन लगता है, बट दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। और आप लोगों ने अगर मेरी अपील और मेरी बात को समझ लिया होगा तो प्लीज आप हिंट करिएगा। वैसे मैं दूसरे अब लेक्चर में फिर प्रेजेंट एंड पास्ट का एक लेक्चर लेकर आऊंगा। आज इसे डिस्कस करना बहुत आवश्यक था, मैं यहीं रुक जाता हूं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप अगर चारों तरफ से तैयार रहोगे तभी आप क्वेश्चन को काफी स्टैंडर्ड यूपीएससी में पूछते हैं कल्चर पर, और उसमें आपको ये पुस्तक इनकी जो पटनायक साहब के प्रीलिम्स में आपको ज्यादा, प्रीलिम्स में भी तो आप फैक्ट्स तभी आप वहाँ याद रख पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट से जोड़ कर देखोगे। इस फार्मूला के तहत उसे अगर रख लोगे तो वो पुस्तक आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और हम फिर आपसे एक दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।